हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हम करने जा रहे हैं जी रिवीजन मई 23 के लिए सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स की। मैं एक बार इसका ओवरव्यू दे दूं आपको, हम कैसे कैसे करेंगे। हाँ जी, पहला कस्टम की दो रिवीजन क्लासेस है। पहली क्लास में चैप्टर 1 टू 11 कवर्ड है, 9 चैप्टर को छोड़कर। ये चैप्टर 1 टू 11 फास्ट ट्रैक रिवीजन है। चैप्टर 9 वैल्यूएशन का ये डिटेल्ड रिवीजन है, ये क्लास 2 में आपको मिलेगा। और जिन नोट्स से मैंने आपको पढ़ा रखा है वो आपको लिंक में नीचे मिल जाएंगे। अगर मैं एफटीपी की बात करूं तो एफटीपी पुराने वाली क्लास ही आप जो अपलोडेड है वही देख सकते हैं, उसमें सिर्फ एक डेट का चेंज है। और अगर हम जीएसटी की बात करें तो बच्चों ने रिक्वेस्ट कर दी कि सर आप चैप्टर वाइज अलग से डालें, तो मैंने ये 22 चैप्टर की अलग अलग आपको रिवीजन क्लास दे रखी है। अगेन जहां से पढ़ाया हुआ है उन नोट्स का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा क्लास के। अच्छा, इसमें मैंने साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे हैं और यही आप कर ले, ये सफिशिएंट है एग्जाम के लिए। कुछ क्वेश्चंस जो कवर्ड है उसमें से इन क्लासेस के साथ में वो इसी फाइल में मिल जाएंगे, इसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा क्लास के। और लास्ट अमेंडमेंट जो मई 23 की है, इसकी एक सेपरेट क्लास डिटेल में है, अगर आप वो देखना चाहें वो देख सकते हैं। लेकिन मैंने इन रिवीजन क्लासेस में उन अमेंडमेंट्स को कवर किया हुआ है, वो थोड़ा सा शॉर्ट में होगा। यहां आपको अमेंडमेंट डिटेल में देखनी है तो आप अमेंडमेंट डिटेल में देख सकते हैं, अदरवाइज रिवीजन क्लासेस में वो कवर्ड है अमेंडमेंट। आइए अब स्टार्ट करते हैं रिवीजन। हाँ जी, आज हम पहले क्या करेंगे सर आज पहले रिवीजन कराओ। ओ कौन सा? चैप्टर नंबर 9 टैक्स इनवॉइस क्रेडिट एंड डेबिट नोट का। ओके, तैयार है आप? मेन बैच फास्ट ट्रैक दोनों आ जाइए। कहाँ? फास्ट बैच 9.2, मेन बैच 9.3, यही चार्ट से करेंगे हम। ये आपका फास्ट बैच 9.2 और मेन बैच 9.3। जल्दी से आइए। आ गए जी मेन बैच 9.3 पर, फास्ट बैच 9.2 पर। ओ क्या है ये, जरा देखें। इनवॉइस इशू करने के लिए चार्ट है। तो अब सीक्वेंस में 4-5 पेजेस हैं चार्ट के। तो अब मैं इसके बाद बताऊंगा ना, मैं आगे प्रोसीड करता रहूंगा। लेकिन हाँ, मैं पहले गुड्स वाला कराऊंगा, तो गुड्स में अप्रूवल के लिए मुझे एक चार्ट रेफर करना पड़ेगा। आप आ जाइए फटाफट से, जब तक मैं आपको याद दिलाऊं जब तक। हाँ जी सुनिए, गुड्स के केस में घर से निकलते ही इनवॉइस इशू करना होता था। तो घर से निकलते मतलब रिमूवल पर इनवॉइस बनाना होता था अगर गुड्स की मूवमेंट होती है। अगर गुड्स की मूवमेंट नहीं होती है फिर भी सप्लाई हो गई है तो गुड्स की डिलीवरी पर। इसका एग्जांपल क्या था? गुड्स ऑलरेडी आपके पास है, आपने किराए पे ले गए तो उन्हीं को परचेज कर लिया। या गुड्स एजेंट के पास है, उसने उन्हीं को परचेज कर लिया, तो गुड्स की मूवमेंट नहीं होगी, ऑलरेडी आपके पास गुड्स थे, उन्हीं को आपने परचेज कर लिया है। तो यहां पर गुड्स की डिलीवरी पर इनवॉइस बनाना होता था। ओके पे, तो पहले गुड्स की बात करें, इनवॉइस कब बनाना होता है। तो इनवॉइस में पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। हाँ जी, कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए मैं आपको याद दिलाऊं, हेलो हेलो, ये था कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स की डेफिनेशन। मींस पार्ट था और इसमें इंक्लूड्स पार्ट भी था। मींस पार्ट था कि कंटीन्यूअसली रेकर्ड बेसिस पर वेदर नॉट बाय मींस ऑफ, इन तरीकों से गुड्स की सप्लाई हो सकती है। पहला, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई आपके घर में लगातार हो रही है, ये गुड्स है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी। पाइपलाइन से आपके घर में गैस आ रही है, या सीएनजी पंप पर ये पाइपलाइन से गैस आया करती है, ये क्या है जी? गुड्स है। अच्छा, नोट क्या क्या तरीका हो सकता है वो बताते हैं, कौन सा? ये तो इन तरीकों से भी आ सकते हैं, इसके अलावा कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स क्या हो सकते हैं? हाँ जी, इसके लिए आप रेगुलर बेसिस पर इनवॉइस इशू करते रहेंगे, रेगुलर बेसिस पर इनवॉइस इशू करते रहेंगे। इसके अलावा इसका एक इंक्लूड्स पार्ट है। इंक्लूड्स पार्ट में गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी कि नहीं हम कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स मान लेंगे, ऐसा कुछ नोटिफाई किया नहीं हुआ अभी तक। ओके, तो ये बेकार का है, थ्योरेटिकल है। ओके, अब नोट के एग्जांपल सुनिए कि इस इन तरीकों से नहीं तो किन तरीकों से। जैसे आपने देखा A4 साइज पेपर आपके ऑफिस में आ रहे हैं, महीने का इकट्ठा या 2 महीने का इकट्ठा, वो एक क्या करता है? स्टेटमेंट इशू करता है। या एक और एग्जांपल देखिए, आपके ऑफिस में 30 लीटर ये पानी की बोतल आती होंगी, तो क्या ये जब वो बोतल वाला जब बोतल सप्लाई करने जाता है, मान लीजिए दिल्ली में वो 100 ऑफिस में सप्लाई करता है, के साथ में बिल बुक लेके जाता है, हर दिन वो उसका बिल इशू करता है? ना 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 ना, ये क्या करता है? मंथ के एंड में स्टेटमेंट इशू कर देता है। तो जब इसने स्टेटमेंट इशू करी उसी समय इसे इनवॉइस बना देना है।
लेकिन अगर इसने इस स्टेटमेंट इशू करने से पहले कोई पेमेंट ले लियो थोड़ी सी पहले एडवांस में, तो जब जब पेमेंट रिसीव करेगा तब इनवॉइस बना देगा। तो स्टेटमेंट की डेट और पेमेंट की डेट विच एवर इज अर्लियर। तो कंटेनर सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में इनवॉइस कब इशू करना, स्टेटमेंट की डेट या पेमेंट की डेट, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर। आइए, ये हमारा कंटेनर सप्लाई ऑफ गुड्स भी होगा, इसके इनवॉइस की बात भी होगी, जब जब स्टेटमेंट इशू होगी या पेमेंट रिसीव होगी, विच एवर इज अर्लियर। अब यहां पर एक गुड्स का इस तरफ एक और है, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। हाँ जी, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पर इनवॉइस कब इशू करना है, जब उसने अप्रूव किया या 6 महीने, विच एवर इज अर्लियर। एग्जांपल आपने लिया था क्या कि आपने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ऑर्डर किया, एक ऑनलाइन ड्रेस ऑर्डर करी, तो यहां पे आपकी ड्रेस रिजेक्ट कर दी, तो अमेज़न के थ्रू आपके पास में एक ऑर्डर आया था, आपने रिजेक्ट कर दिया। तो अगर इस सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे आया तो उन्हें इनवॉइस कब इशू करना चाहिए, जब बायर अप्रूव कर दे। हालांकि ऐसे होता नहीं है, वो पहले इनवॉइस इशू कर देते हैं, लेकिन अगर सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पर आया है तो पहले अप्रूव कर दे, या 6 महीने विच एवर इज अर्लियर। 6 महीने और हो गए, अभी आपको उसने बायर ने अप्रूव नहीं किया, तो 6 महीने और होते ही इनवॉइस इशू करना पड़ जाएगा। इसके लिए हाँ जी, मेन बैच वाले बच्चे आ जाए पेज नंबर 9.28 पर, और फास्ट बैच 9.16। फास्ट बैच 9.16 दो सर्कुलर किए थे हमने इसी के लिए, सेल एंड अप्रूवल बेसिस के लिए, और एक रूल 55 किया था। जल्दी, मेन बैच 9.28 9.28 सर्कुलर थे दो, जरा मैं आपको याद दिला दूं, मैं स्लाइड से दिखा देता हूं आपको। हाँ जी, ये देखिए, ये अनिल कपूर ने पेंटिंग भेजी, ये हमने सप्लाई के चैप्टर में भी किया था। ये कहां भेजी थी, घोड़े पे गधा बनाया, गधे पे घोड़ा बनाया, पता नहीं लग रहा, पेंटिंग गैलरी को भेजी, बेची नहीं है, मूवमेंट हुई है कि मेरी पेंटिंग अपनी प्रदर्शनी में लगा लो, बिक गई तो ठीक है। इन दो बंदों ने इसकी ये पेंटिंग परचेज करी, इस समय सप्लाई हुई है। जब भेजा था तब सप्लाई नहीं थी, क्योंकि कंसीडरेशन नहीं है, 71A कंसीडरेशन नहीं है, और शेड्यूल 1 में आ नहीं रहा। तो अब यहां पर जब ये बिकी तो यहां पर अब ये कंसीडरेशन मिला, यहां सप्लाई है। तो जब भेजा था तो क्या बनेगा, चालान। जब भेजा तो क्या बनेगा, चालान। जब बिका तो क्या बनेगा, इनवॉइस। ये रूल 55 कहता है चालान बनेगा। ठीक है जी। अगर ये 6 महीने के अंदर अप्रूव हो गई तो 6 महीने अप्रूवल हो गई तो उस समय इनवॉइस बन जाएगी। अच्छा, इसके साथ एक ई वे बिल की बात भी है। ये ई वे बिल क्या होता है, अगर गुड्स की मूवमेंट हो रही है एक जगह से दूसरी जगह और उसकी वैल्यू 50,000 से ऊपर हो तो ई वे बिल बनाना होता है। तो ये पेंटिंग जब भेजी थी, बिकी या बिक नहीं बिकी, मूवमेंट पर है, ये जब यहां से भेजी, अगर इसकी वैल्यू 50,000 से ऊपर है तो ई वे बिल बनाना पड़ेगा। इसके बाद जब यहां पे बिका, यहां पर भी अगर गुड्स की मूवमेंट हो रही है तो यहां पर भी ई वे बिल की बात आएगी, ई वे बिल की बात आएगी। ऐसा हमने बात करी थी। अच्छा जी, एक और देखेंगे, एक और हमने बात की थी इस एक हाउसवाइफ ने ज्वेलर को बोला, ओ जोहरी, हेलो जोहरी, अपनी दुकान उठा के मेरे घर पे आ जा, मेरे को पसंद आएगी ज्वेलरी तो मैं ले लूंगा, मैं ले लूंगी। तो यहां पर ये जोहरी अपनी दुकान उठाकर झोले में ज्वेलरी उठाकर जा रहा है, झोले में ज्वेलरी उठाकर इस हाउसवाइफ के पास आया है, झोले में उठाकर कहता है, हाँ भाई देख, ये मैं ज्वेलरी लेके आया हूं, तेरे को पसंद आती है कि नहीं। अच्छा, जब यहां से चला, पता नहीं वो परचेज करेगी नहीं करेगी, तो अभी गुड्स की ज्वेलरी की मूवमेंट हो रही है, इस समय क्या बनेगा, चालान। अगर इसने ये परचेज कर ली तो उस समय क्या बनेगा, इनवॉइस। तो यहां पर चालान रूल 55 के अकॉर्डिंग, मतलब सेल और अप्रूवल बेसिस पर जब जाता है उस समय चालान बनेगा, और अगर उसने परचेज कर लिया तो उस समय क्या बनेगा, इनवॉइस बनेगा। और ये 6 महीने के अंदर अप्रूव हो जाना चाहिए, नहीं तो 6 महीने बाद आपको इनवॉइस इशू करना पड़ जाता है। अच्छा, यहां पर ई वे बिल की बात क्या हमने बात करी थी, रूल 138 में तो अभी ये लिखा हुआ है ज्वेलरी के लिए ई वे बिल की बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया था 47th जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बाद सितंबर 2022 में ई वे बिल पोर्टल को अपडेट कर दिया गया है। उसमें उन्होंने बोला है कि ये ई वे बिल के दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में गुड्स की डिटेल आती है, कौन भेजने वाला है, ज्वेलर, और किसके पास जा रहा है उसकी डिटेल आती है। बी में ट्रक की कन्वेंस की डिटेल आती है। तो उन्होंने सितंबर 2022 में अपडेट कर दिया, उन्होंने बोला है कि गोल्ड रिलेटेड आइटम्स के लिए सिर्फ पार्ट ए भरना है। हालांकि ई वे बिल बिना पार्ट बी भरे हुए कंप्लीट होता ही नहीं है, लेकिन उन्होंने बस एक छोटी मोटी शुरुआत करी है कि गोल्ड रिलेटेड आइटम के लिए पार्ट ए भरना, पार्ट बी भरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ पार्ट बी भरने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि अगर ट्रक की डिटेल डाल दी, किसमें 5 करोड़ का सोना जा रहा है वो डिटेल डाल दी, या कौन सी गाड़ी में हम जा रहे हैं उसमें हमने डाल दिया, और वहां पर जिसके एक्सेस में ये पोर्टल है, अगर पोर्टल का वहां पे कोई एम्प्लॉय बैठा हुआ है उन डिपार्टमेंट का, उसके एक्सेस में उसका कोई यार दोस्त चोर गुर्गा है, वो बता देगा इसमें 5 करोड़ का सोना जा रहा है, तो क्या होगा, रिस्क है, जीवन का रिस्क है ज्वेलर के, इसलिए पार्ट बी भरने के लिए अभी नहीं बोला है। ठीक है जी। तो ये हमने दो सर्कुलर किए थे। अच्छा, एक बात और यहां पर हमने बात करी थी, ये जो ज्वेलर यहाँ पे गया, डिपार्टमेंट इसके पास आ गया, अरे तो दिल्ली का है बंदा और ये यूपी में ज्वेलरी दिखाने आया,
ये यहाँ बेच नहीं आया है, दूसरे स्टेट में सामान बेचने, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन लिया तूने। बोले डिपार्टमेंट मुक्का मारूंगा, मुंह तोड़ दूंगा। मैं कहां से लेता जो ये कैजुअल टैक्सेबल? बोले दूसरे स्टेट में आया है। बोले मुझे पता नहीं था कि ये छपरी परचेज करेगी। नहीं छपरी, ये छपरी क्यों बोल रहा है? नालायक व्यक्ति। बोले देख कलर, इसने इतना टाइम खराब कर दिया, अभी तक बता ही नहीं परचेज करेगी नहीं करेगी, टाइम खराब करे जा रही है, कह रही है ये नहीं पसंद, ये नहीं पसंद, ये नहीं पसंद। तो मुझे पता नहीं था एस्टिमेटेड लायबिलिटी, क्योंकि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन केस में आपको एडवांस में टैक्स जमा कराना पड़ता है। मुझे पता ही नहीं था कि परचेज करेगी नहीं करेगी, तो एडवांस में एस्टिमेट में कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पर सर्कुलर क्लैरिफाई किया था कि जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ज्वेलर जाते हैं, इनको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। तो ये इन दो सर्कुलर में हमने यही पढ़ा था। ठीक है जी। यहाँ पे इन दो, ये मैंने आपको लिखवा भी रखा है ई-वे बिल के लिए, ज्वेलरी के लिए भी। तो चलते हैं इसके बाद आगे। हाँ जी, इसके बाद आएंगे ये रूल 55, ये 9.15 पर आपको दे रखा है, मेन फास्ट बैच, और मेन बैच 9.28 पर ही है। रूल 55 देखें जी, रूल 55, रूल 55 ये कहता है। अच्छा, रूल 55 करने से पहले एक और सर्कुलर ये देखिए। ये सर्कुलर भी हमने किया था कहां? ये हमने किया था सप्लाई वाले चैप्टर में। हाँ जी, अगर आप फॉरेन कंट्री में एग्जीबिशन लगी है, अभी तक मैंने यहाँ पे दिखाया था, ये जो अनिल कपूर ने भेजा था विद इन इंडिया भेजा था। अगर ये फॉरेन कंट्री में एग्जीबिशन लगी हुई है और इंडिया से यूएसए में ट्रेड फेयर में यहां से गुड्स भेजे जा रहे हैं, इसे सप्लाई नहीं मानते थे, क्योंकि कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है। और चूंकि सप्लाई नहीं है तो जीरो रेट सप्लाई भी नहीं है। जीरो रेट सप्लाई मतलब जैसे एक्सपोर्ट भी नहीं मानेंगे यहाँ पर। क्यों एक्सपोर्ट नहीं मानेंगे? फिजिकली बाहर तो जा रहा है, जीएसटी की फिटमेंट कमेटी ने बोला था क्योंकि ये वापस आ सकता है, इसलिए एक्सपोर्ट भी नहीं मानेंगे। तो सप्लाई नहीं है तो जीरो रेट सप्लाई भी नहीं है। अच्छा, तो यहां पर जब हमने भेजा सप्लाई नहीं है, यहां जब हमने भेजा सप्लाई नहीं है, तो क्या बनाना पड़ेगा? चालान, इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। अगर ये माना जाएगा सेल एंड अप्रूवल बेसिस पर ये गुड्स गए हैं, अगर ये 6 महीने में वापस आ गए, 6 महीने में वापस आ गए, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वहां पर हमने भेजे थे 6 महीने में, वहां पे सारे बिक गए, 100 यूनिट भेजे थे, 100 के 100 बिक गए, तो 100 यूनिट का इनवॉइस बना दो। अगर वहां 60 यूनिट बिके, 60 यूनिट का इनवॉइस बना दो विद इन 6 मंथ, और बाकी गुड्स वापस ले आओ। बाकी गुड्स का फिर कुछ नहीं करना। अगर 100 नहीं बिके तो 100 के 100 वापस आ जाओ 6 महीने में, या 60 बिके 40 नहीं बिके तो 40 को वापस ले आओ, उसका कुछ नहीं करना। लेकिन अगर वहां पर 6 महीने में ना वो बिके ना वापस लाए, तो 6 महीने ओवर होते ही सप्लाई मान लिया जाएगा और इनवॉइस बनाना पड़ जाएगा। तब इनवॉइस बनाना पड़ जाएगा जितने गुड्स वापस नहीं आए। मतलब अगर 100 नहीं वापस आए तो 100 का, और अगर 40 नहीं आए तो 40 का। ऐसा हमने इस सर्कुलर में किया था, ये एग्जांपल के साथ में। ठीक है, तो जब भेजेंगे कोई सप्लाई नहीं, इनवॉइस नहीं, सिर्फ चालान। अगर 6 महीने में वापस आ गए तो कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर 6 महीने में फुल्ली बिक गए तो 100 यूनिट भेजे थे, उसका इनवॉइस बना दो। अगर पार्शली बिके 10 1 महीने बाद, 50 यूनिट 2 महीने बाद, तो ये 60 यूनिट का इनवॉइस बना दो। और इस तरफ अगर गुड्स वहां ना बिके ना वापस लाए 100 के 100, तो उसका 6 महीने ओवर होते इनवॉइस बना दो। पार्शली नहीं वापस लाए, पार्शली वापस नहीं लाए, जैसे 40 यूनिट 6 महीने में वापस नहीं लाए, तो 6 महीने ओवर होते इसका इनवॉइस बना दो। तो ये हमने बात करी थी। अब रूल 55, ये 4 केसेस में बोलता है कि हमें चालान बनाना है। ये 4 केसेस क्या है? फोर्थ पॉइंट है, हम गुड्स को नोटिफाई करेंगे, तो अभी तक कोई नोटिफाई किया नहीं है, तो पहले 3 पॉइंट ही रेलेवेंट है। थर्ड पॉइंट बोलता है जब सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं है, इसी के तो एग्जांपल हम कर रहे थे, सेल एंड अप्रूवल बेसिस पर भेजा, रिपेयर के लिए भेजा, एग्जीबिशन में भेजा, या आर्ट गैलरी में भेजा, इंडिया में या फॉरेन कंट्री में, तो इन सब केसेस में क्या बनेगा? चालान। भेजते समय क्या बनेगा? ये रूल 55 ने बता दिया, डिलीवरी चालान बनेगा। अच्छा, जोवर के लिए भेजा, ये भी सप्लाई नहीं होती है, लेकिन इसके लिए स्पेसिफिकली अलग से लिखा हुआ है। तो जोवर के पास भी जब आप भेजोगे तो आप क्या बनाओगे? चालान। और इसके अलावा अगर लिक्विड गैस भेजी और उस समय नहीं पता कितनी क्वांटिटी हम भेज रहे हैं, तो इनवॉइस बन नहीं सकता, इसलिए इस केस में भी क्या बनेगा? चालान बनेगा। चालान के ऊपर में सीरियल नंबर डालेंगे, वो 16 कैरेक्टर का हो सकता है मैक्सिमम, ये रिमूवल के टाइम पर बनेगा। और इस चालान का कंटेंट क्या होगा? डेट, नंबर, उस पे जो भेजने वाला है उसका नाम, पता, रजिस्ट्रेशन नंबर, जीएसटीन बोलते हैं जिसे हम, और जिसको हम भेज रहे हैं उसका नाम, पता, जीएसटीन, या यूआईएन किनको मिलता है जी? यूनिक आइडेंटिफाई नंबर, जिनको अपनी परचेज पे जीएसटी का रिफंड मिलता है, जैसे फॉरेन एम्बेसी, जो इंडिया में फॉरेन एम्बेसीज है। एचएसएन कोड गुड्स का 8 डिजिट का होता है, वो मेंशन करना है। क्वांटिटी, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स का रेट, इंटरस्टेट सप्लाई है तो प्लेस सप्लाई, और साइन। ये कंटेंट है रूल 55 में। अच्छा, ये दो रूल अभी छोड़िए, पहले रूल 55 में ये चालान की कितनी कॉपी बनेगी? यही पॉइंट इनवॉइस में भी आ जाएगा जी। आज मैंने 2 कार्बन की कॉपी लगाई और ऊपर मैं पेन से लिख रहा हूं, तो पेन से लिखी हुई कॉपी हम किसको देते हैं? बायर या कंसाइनी को। सेकंड कॉपी फाड़ के ट्रांसपोर्टर ट्रक वाले को, तीसरी कॉपी हमारी खुद की। तो यही लिखा हुआ ओरिजिनल कंसाइनी की, डुप्लीकेट ट्रांसपोर्टर की, तीसरी हमारी कंसाइनर की।
अच्छा, जब आप ई वे बिल बना रहे हैं, अगर आप चालान के बेसिस पे बना रहे हैं, क्योंकि ई वे बिल बनता है गुड्स के मूवमेंट पर, अगर 50,000 से ऊपर वैल्यू है तो आप ई वे बिल में ये बता देना हम चालान के बेसिस पे बना रहे हैं, वहां डिटेल डालनी है पार्ट ए में, तो वहीं से पार्ट ए में यहां से डिटेल डाल लेना। नेक्स्ट, अगर गुड्स सीकेडी या एसकेडी फॉर्म में भेजी जाती है, सीकेडी मतलब कंप्लीटली नॉक डाउन, एसकेडी मतलब सेमी नॉक डाउन, ये लिखा हुआ, मतलब अनअसेंबल्ड भेज रहे हैं, पूरी का पूरा वो जो गुड्स हैं वो अनअसेंबल करके भेज रहे हैं, दूसरा या सेमी असेंबल करके भेज रहे हैं, ठीक है जी, या बैचेस या लोड्स में सामान भेज रहे हैं, इसका इनवॉइस कैसे बनेगा, इसके लिए हमने ऐसे कुछ बात करी थी। हाँ जी, यहां देखेंगे हम, पहले लोड्स जाने से पहले, मतलब मान लीजिए कई लोड्स में सामान जा रहा है, तो पहले लोड जाने से पहले इनवॉइस बना देंगे, और जब जब लोड जाएगा इस इनवॉइस की सर्टिफाइड कॉपी प्लस चालान, इस इनवॉइस की सर्टिफाइड कॉपी प्लस चालान, इस इनवॉइस की सर्टिफाइड कॉपी, मतलब इस इनवॉइस को नहीं भेजेंगे, इसकी फोटोकॉपी करके उस पर साइन करके सर्टिफाइड कॉपी प्लस चालान, प्लस ये डिलीवरी चालान भेजेंगे। जब लास्ट लोड जाएगा उस समय ओरिजिनल कॉपी इनवॉइस की जाएगी, ओरिजिनल कॉपी इनवॉइस की जाएगी। ये प्रोसीजर हमें फॉलो करना होगा। मेरा क्वेश्चन सवाल ध्यान से सुनिए, जब बायर को क्रेडिट लेने की बात करेंगे हम, क्योंकि इनवॉइस उसको लास्ट इंस्टॉलमेंट पे मिल रहा है, तो क्रेडिट का सारा उसे लास्ट इंस्टॉलमेंट पे मिलेगा, या जितना जितना माल आता जा रहा है उतने उतने का क्रेडिट लेते रहेंगे। ये आप चैप्टर 8 में पढ़ेंगे, वहां आता है लास्ट इंस्टॉलमेंट, जब आपके पास इनवॉइस आ रहा है उस समय पूरा क्रेडिट लेंगे। ऐसा नहीं कि मान लीजिए पहले 200 यूनिट आ गए, फिर 300 यूनिट आ गए, अगर लोड्स पे मंगाया तो उस केस में इनवॉइस तो बना के उन्होंने अपने पास रख लिया है, ये इनवॉइस की कॉपी एंड में मिलती है, तो इसलिए क्रेडिट भी आपको एंड में सारा का सारा मिलेगा। ये हुआ हमारा कौन सा, ये रूल 55 की बातें हो गई। अच्छा जी, इसके बाद ये यहां पर लिखा हुआ है कि जब भेजेंगे तो चालान बनेगा, और जब अप्रूव हो जाएगा तो इनवॉइस बनेगा, और ये 6 महीने के अंदर बन जाना चाहिए। अब इसके बाद में ऊपर दो रूल और सेक्शन दे रखा है, ये भी मैं बताता चलूं जी, सर बताते चले। रूल 55 ए क्या है, कहता है कि वैसे तो आपको जब भी गुड्स मूव होते हैं ई वे बिल साथ में चाहिए होता है, लेकिन जब आप रूल 138 पढ़ेंगे वहां पर एक लिस्ट दे रखी है गुड्स की जिनके लिए ई वे बिल की जरूरत नहीं है, जैसे एग्जाम्प्टेड गुड्स के लिए ई वे बिल की जरूरत नहीं है, तो तब उस केस में ट्रक वाले को, ट्रांसपोर्टर को अपने साथ क्या लेके चलना, उसे हम पर्सन इंचार्ज बोलते हैं, उसको इनवॉइस या बिल, वो एग्जाम्प्टेड गुड्स है तो बिल ऑफ सप्लाई की कॉपी लेकर चलनी है। अगर ई वे बिल की जरूरत नहीं है तो फिर ये इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई की कॉपी लेकर चलनी है। नेक्स्ट, सेक्शन 31A, ये क्या है जी? सेक्शन 31A, इसका प्रैक्टिकल फ्लेवर लेने के लिए मैंने आपको बोला था एंड में हमारे पास एक क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि अमेंडमेंट हुई थी तो वहां हमने आपको दिया था। कहां गया? ये सेक्शन 31A। हाँ जी, ये क्या है जरा ध्यान से सुनिएगा। जब सेलर, जैसे रेडीमेड गारमेंट का है, आपने कपड़े परचेज किया, अब आप पेमेंट करने लगे, आप कैसे पेमेंट कर रहे हैं? पेटीएम से, इंटरनेशनल मास्टर कार्ड से, वीजा से, या गूगल पे से, या ऑनलाइन कुछ। तो यहाँ गवर्नमेंट ने बोला, सोचा ये तो यूएसए वाली कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी है, इनकी क्यों रिकॉग्निशन हो, हम अपने इंडिया वाले मोड ऑफ पेमेंट निकालते हैं। और उन्होंने वो क्या निकाले, भीम यूपीआई या भीम यूपीआई क्यूआर कोड या रुपए डेबिट कार्ड वाला ये। तो गवर्नमेंट ने अपने ये पेमेंट इनको इनको बोला इनके थ्रू पेमेंट करो, और इनकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो सप्लायर से, सेलर से ली जाती है, जितनी वो इंटरनेशनल कंपनी, ये गूगल पे, पेटीएम या ये वाले जो है, या मास्टर कार्ड, ये जो पेमेंट करते हैं, इनकी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट सेलर से ली जाती है पर ट्रांजैक्शन के लिए, उससे 40% कॉस्ट कम रखिए, लगभग 40% कॉस्ट इन्होंने कम रखी है, ताकि इनकी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी हो जाए और इनकी पॉपुलैरिटी बढ़े। तो इंडिया में पेमेंट हो रही है मेनली, तो इन्हीं के थ्रू ही पेमेंट कर लो, वहां से दुकान से कुछ परचेज करने जा रहे हो तो सप्लायर को बोला, सुन, जब तेरे से बायर परचेज करे तो तू उनको क्या दिखाई हो, पेमेंट की ये वाली ऑप्शन दियो। वो किससे पेमेंट करने लगे? पेटीएम से। बोले अरे इस रुपए कार्ड से कर, भीम ऐप से कर, क्यों उससे खेल रहा है? गूगल पे, पेटीएम, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, उनसे क्यों पेमेंट कर रहा है? इनसे करना। इस क्यों वो ऐसा बोलेगा? क्योंकि उसकी कॉस्ट, ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम लग रही है। तो यहां सेक्शन 31A में गवर्नमेंट काउंसिल के रिकमेंडेशन से नोटिफिकेशन इशू करेगी कि वो जब बायर को पेमेंट करने के लिए बोला जाता है तो ये कुछ मोड सप्लायर उसको ऑप्शन देगा कि तू इन मोड से भी पेमेंट कर सकता है।
तो इसके लिए नोटेशन इशू होगा, हालांकि नोटेशन इशू हुआ नहीं है। तो सर आपने कैसे नोटेशन बना दिया, मैं नीचे लिखा और नोटेशन इशू नहीं हुआ, लेकिन डायरेक्ट टैक्स में ऐसा नोटेशन इशू हुआ है कि 50 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर वालों को ये वाली पेमेंट्स की ऑप्शन देनी पड़ेगी। तो उसके बेस पे मैंने आपको प्रैक्टिकल फ्लेवर देने के लिए क्वेश्चन बना दिया। चलिए वापस आते हैं, हम कहां पर थे, मेन बैच वाले थे कहां पर 9.3 पर और फास्ट बैच वाले थे 9.2 पर। हम तो ये सेल एंड अप्रूवल बेसिस से रिलेटेड कोई बात वहां पढ़ने चले गए थे। हाँ जी, अब इसके बाद में आएंगे जी इनवॉइस सर्विस के लिए। गुड्स के लिए हमने बात कर ली, सर्विस का इनवॉइस कब बनता है जी, 30 दिन में या 45 दिन में। यहां पर क्या है, हाँ जी, इन सर्विस के केस में जैसे घर से निकलते ही नहीं कुछ दूर चलती है, और कुछ दूर कितना चलना, 30 दिन या 45 दिन। 45 दिन किसके लिए है, बैंक, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी। और ये कब से, सर्विस कंप्लीट होने के। अच्छा, इनके लिए ये 45 दिन वालों के लिए एक स्पेशल बात, इंश्योरेंस, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी और इसके अलावा टेलीकॉम ऑपरेटर, इनके लिए एक स्पेशल बात, अगर ये अपनी एक यूनिट दूसरी उनको सर्विस दे रही है, बैंक दिल्ली में है इसकी ब्रांच, दूसरी यूपी में ब्रांच है, तो आपस में सर्विस दे रही है, तो इसका क्वार्टरली इनवॉइस इशू कर सकते हैं, या जब अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे तब ये इनवॉइस इशू कर सकते हैं। बाहर वालों को सर्विस देना है तो सर्विस देने के 45 दिन में, लेकिन अगर आपस में ही अपनी एक दूसरी यूनिट को सर्विस दे रहे हैं, जो हम दोनों अलग अलग माने में जाते हैं जो सेक्शन 25 में, तो उनके लिए क्वार्टरली इनवॉइस इशू कर सकते हैं, या फिर जब अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे तब। अच्छा, यहां वर्ड है सर्विस सप्लाई। सर्विस सप्लाई का मतलब क्या है, सिर्फ सिर्फ सर्विस फिजिकल कंप्लीट नहीं, प्लस अगर किसी सर्विस में कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि रिसिपिएंट पहले टेस्टिंग करेगा, तो उसके बाद में जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था, अक्षय कुमार रोड की कंस्ट्रक्शन किया करता था, और उसके बाद में इंजीनियर, एक मूवी थी ना जिसमें टिचकुले टिचकुले कंपनियों से बना रखी थी, तो उसमें फिर वो इंजीनियर एक त्रिशा थी, वो टेस्ट करने आती थी रोड सही बनाई कि नहीं। तो रिसिपिएंट की टेस्टिंग के बाद, रोड बनते ही नहीं, रिसिपिएंट की टेस्टिंग के बाद 30 दिन में फिर इसको इनवॉइस इशू करना है। ठीक है जी, 30 दिन में इनवॉइस इशू करना है। इसके लिए हमने एक क्वेश्चन भी किया था, आपके क्वेश्चन बैंक में था, मैं एक बार याद दिला देता हूं, ऐसा था। हाँ जी, ये जो है ये क्या है जी, ये देखिए वांडरलस्ट एक चेसिस परचेज करता है, और ये चेसिस इसके बाद बेचता है, इसके ऊपर में बॉडी लगाने के लिए। जा भी जा चेसिस, ओ जा जा जा, ओ गई कहां, मैं तो भगवान फैब्रिकेटर के पास, इस पे बॉडी लगानी है। हमने सप्लाई के चैप्टर में पढ़ा था, इसे सर्विस मानते थे सेक्शन 8 के साथ में। ये अगर क्लाइंट हमारे को ये चेसिस दे रहा है, हमें सिर्फ बॉडी लगानी है, तो इसने बॉडी लगा दी, इसने सर्विस दी, इसने क्या दी, सर्विस। तो सर्विस के केस में 30 दिन में इनवॉइस इशू करना है। इसने बॉडी बना दी है, अभी नहीं इनवॉइस इशू होगा। अब भगवान फैब्रिकेटर इसको इंटीमेट करता है, अरे हमने बॉडी लगा दी, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम्हें चेक करने आना था, तो इसको इंटीमेट करा 5/11 को, तो अब इनवॉइस नहीं बनेगा। अब ये आएगा, आज ही आओ 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 आओ, ध्यान से देखना, ओहो वंडरलस्ट आ रहा है, ये आ गया। अब ये टेस्ट करता है किस दिन आकर, 8/11 को, और कहता है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। अब 8/11 से 30 दिन में सर्विस कंप्लीट 8/11 को मानेंगे, 8/11 से 30 दिन में, ये 8 दिसंबर तक इनवॉइस इशू होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन बैंक का हमने ये किया था। अच्छा, इसके बाद अगला भी दिखा दूं क्या आपको मैं, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस का। नेक्स्ट कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस का है जी, हाँ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस का, वहां से दिखा दो पहले कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस का मीनिंग क्या है। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, ये देखिए हाँ जी, ये क्या है, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस का मींस पार्ट है और इंक्लूड्स पार्ट है। मींस पार्ट कहता है अगर 3 महीने से ज्यादा के लिए लगातार सर्विस दी, जिसके लिए पीरियोडिक पेमेंट ऑब्लिगेशन है, तो हम इसे कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। जैसे हमने बात करी थी, ये आपका इंटरनल ऑडिट साल भर चल रहा है, क्या आप साल के बाद पेमेंट लोगे। एएमसी, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, आपके पास 50 कंप्यूटर या लैपटॉप है, इसका हमने एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट एएमसी का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, क्या आप साल के बाद पेमेंट दोगे। ये कहता ना 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 ना, मैं कॉन्ट्रैक्ट में लिखता हूं हर महीने की 7 तारीख को, हर महीने की 7 को आप हमें पेमेंट ड्यू हो जाएगी, हम इनवॉइस इशू कर देंगे। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में ड्यू डेट ऑफ पेमेंट उन्होंने लिख दी हर महीने की 7 तारीख, तो इस दिन या इससे पहले इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट में डेट नहीं लिखते हैं, तब फिर इनवॉइस कब इशू होना चाहिए, जिस दिन पेमेंट रिसीव करी उस दिन इनवॉइस इशू जाना चाहिए। ठीक है जी, उस दिन इनवॉइस इशू जाना चाहिए। ठीक है जी, और इंक्लूड्स पार्ट में गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी कि हम कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, ऐसा कोई नोटिफाई नहीं किया हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं, हाँ जी कंस्ट्रक्शन। अब तीसरा पॉइंट है इनवॉइस इशू करने का, क्या अगर कंस्ट्रक्शन से इवेंट से लिंक पेमेंट है कि हम 30% कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करेंगे बिल्डिंग की, तो हम आपसे कुछ पेमेंट लेंगे, तो जिस दिन ये 30% कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी उस समय इनवॉइस इशू हो जाएगा। फिर उन्होंने बोला हुआ 50% कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई, तो फिर हम आपको ये इस डेट को कुछ पेमेंट ड्यू जाएगी, मान लीजिए 6 लाख और ड्यू हो जाएगा। तो जिस दिन ये 50% कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी, ये इवेंट अगर हुआ तो इस दिन पेमेंट ड्यू हो गए, इसी दिन इनवॉइस इशू करना है या इससे पहले।
और 80% कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई, तो यहां पर इवेंट अगर हुआ 80% कंस्ट्रक्शन का, जिस डेट को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई, ये इवेंट से लिंक पेमेंट है कि हमने यहां बोला था हम आपसे 12 लाख और ले लेंगे, तो अब इस समय 12 लाख का इनवॉइस अब इशू कर देना है। और लास्ट 100% कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई, तो अब कुछ बैलेंस पेमेंट अब ले लेंगे, तो ये बोलते हैं ये पेमेंट इवेंट से लिंक्ड है। तो अगर पेमेंट इवेंट से लिंक्ड है, तो जैसे ये इवेंट अगर होंगे उस समय इनवॉइस इशू कर दिया जाएगा। ऐसा ही ये आपके पास में कंटेंट सप्लाई सर्विस में था। अगर कॉन्ट्रैक्ट में ड्यू डेट ऑफ पेमेंट बता रखी है कि हम हर महीने की 7 तारीख को पेमेंट ड्यू हो जाएगी, तो उस दिन या उससे पहले। अगर कॉन्ट्रैक्ट में ड्यू डेट पेमेंट नहीं बता रखी, तो जिस दिन पेमेंट रिसीव करे उस दिन या उससे पहले। अगर पेमेंट इवेंट से लिंक्ड है, तो जिस दिन पेमेंट रिसीव करे उस दिन या उससे पहले। एक और इसमें है सेसेशन ऑफ सप्लाई। हाँ जी, अभी हमने बात करी थी, हमने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया, ये देखिए ये क्या है, सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट दिया हमने, उसको बोला कि ये सर्विस हमें दियो, लेकिन एक दो अभी वो सर्विस देना शुरू ही हुआ था, हमें लगा ये बेकार बंदा, इसके बस की बात नहीं है, तो ये एक्सपेक्टेड ये वाली थी कंप्लीशन की, ये बेकार सर्विस दे रहा। हमने कहा सुन भाई आज के बाद मत आइयो, तो जिस दिन हाथ जोड़े आज के बाद मत आइयो, तो सेसेशन ऑफ सप्लाई होगी। तो इस समय जितने की सर्विस दे दी होगी उतने का प्रोपोर्शनल वैल्यू का इनवॉइस इशू हो जाएगा, इसका इशू इनवॉइस हो जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद अब हम आए नेक्स्ट पेज पर। हाँ जी, अब हम बात करते हैं रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस की। ये रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस क्या है? हाँ जी, रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस, इसके लिए भी मैं एक बार स्लाइड से दिखाऊं। रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस, ये देखिए जरा। हाँ जी, ये देखिए फटाफट से देखिए, जिस दिन आपकी रजिस्ट्रेशन की लिमिट जो 10, 20 या 40 जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होती है वो क्रॉस हो गई, मान लीजिए 12 अगस्त को आपकी रजिस्ट्रेशन की लिमिट क्रॉस हो गई, ये आपके क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन था, तो 20 लाख क्रॉस हुई, अब आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। ठीक है जी, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना। अगर आपने इस 20 लाख क्रॉस होने के 30 दिन में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, तो अभी 3 सितंबर को अप्लाई कर दिया रजिस्ट्रेशन के लिए, तो विद इन 30 डेज अप्लाई कर दिया, तो अब आपको जिस दिन रजिस्ट्रेशन मिलेगा, मान लीजिए 6 सितंबर को आपको रजिस्ट्रेशन मिल रहा है, तो 6 सितंबर से इफेक्टिव नहीं होगा, ये 12 अगस्त से इफेक्टिव होगा, 12 अगस्त से इफेक्टिव होगा, क्योंकि आपने 30 दिन में एप्लीकेशन लगा दी है, तो आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव होगा 12 अगस्त से। ये आप रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर 30 दिन के बाद अगर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, तो रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव किस दिन से होगा? जिस दिन रजिस्ट्रेशन मिला। मान लीजिए आपने 30 दिन के बाद अप्लाई करा और आपको दिसंबर में रजिस्ट्रेशन मिल रहा है 8 दिसंबर को, तो फिर 8 दिसंबर से इफेक्टिव होगा। लेकिन अगर आपने 30 दिन में अप्लाई कर दिया, तो आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव किस डेट से होगा? जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन के लायबल हो गए थे, जिस दिन आपकी 20 लाख, 10 लाख या 40 लाख रजिस्ट्रेशन ये लिमिट क्रॉस करी थी, उस दिन से इफेक्टिव हो जाएगा। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अब 12 अगस्त से 6 सितंबर तक जो आपने बिल काटे होंगे, इस दौरान क्या आप इन बिलों के बिल में जीएसटी चार्ज कर रहे होंगे? नहीं, सेक्शन 32 में लिखा हुआ है अनरजिस्टर्ड पर्सन जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता। तो आप 6 सितंबर को आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल रहा है, तो आप इससे पहले रजिस्टर्ड नहीं थे, हालांकि अब ये बैकडेट से मिल रहा है, लेकिन आप रजिस्टर्ड नहीं थे। चूंकि आप रजिस्टर्ड नहीं थे, तो आप जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते हैं, अनरजिस्टर्ड बंदा जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता है। तो आपने इन इनवॉइसेस में जीएसटी चार्ज नहीं किया होगा। जो बायर है वो कहता है मैं आपसे परचेज नहीं करूंगा, वो कहता है आप तो फेक बिल इशू करते हो, आप जीएसटी तो चार्ज करते नहीं हो, हमें क्रेडिट लेना होता है, ये फेक बिल टाइप लगते हैं। बोले अरे हम रजिस्टर्ड नहीं थे ना, बोले फिर हम तुमसे नहीं परचेज करेंगे। बोले मैं काम करो रजिस्ट्रेशन ले लेता हूं, फिर तो तुम मेरे से परचेज करोगे। बोले हाँ तुम रजिस्ट्रेशन ले लो, फिर हम तुमसे परचेज करेंगे। बोले लेकिन जो पिछले बिल है उनका क्या होगा? बोले इन बिलों के बदले में तुम्हारे को रिवाइज इनवॉइस इशू कर दूंगा, रिवाइज इनवॉइस, रिवाइज इनवॉइस, रिवाइज इनवॉइस, रिवाइज, इसमें हम जीएसटी चार्ज करेंगे। तो रिवाइज इनवॉइस किस डेट से किस डेट के बदले में इशू होता है? जिस दिन आपकी एग्रीगेट टर्नओवर क्लोज करी, जिस दिन आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो उस डेट से, और जब आपको रजिस्ट्रेशन मिला इस डेट तक। इन दो डेट्स के बीच में जो इनवॉइसेस इशू होंगे, क्योंकि उनमें जीएसटी चार्ज नहीं किया होगा, अब आप जीएसटी चार्ज करेंगे ताकि बायर क्रेडिट ले पाए, तो आप इनके बदले में इनवॉइस इशू कर देंगे। कितने समय में? जिस दिन रजिस्ट्रेशन मिला इसके 1 महीने के अंदर ये इनवॉइस इशू करनी है। जिस दिन रजिस्ट्रेशन मिला इसके 1 महीने के अंदर आपको क्या करने हैं जी? ये इनवॉइस इशू करने हैं। ठीक है जी, यही क्वेश्चन हमने किया था। क्वेश्चन बैंक से 3 क्वेश्चन इस पे किए थे, अब वो दिखा नहीं रहा, यहां पर देख लीजिए, यही बात है जी। रिवाइवल्स विद इन 1 मंथ, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू होने के कब से? इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के। हाँ जी, अब इसके बाद अगला पॉइंट सुनिए क्या। हाँ जी, वो ये कंसोलिडेटेड रिवाइज इनवॉइस। मिस्टर ए ने मिस बी जो कि अनरजिस्टर्ड है, इसको 3 बार माल बेच रखा है इसी पीरियड के दौरान।
तो अब वो अकाउंटेंट कहता है ये हर बिल के अगेंस्ट में अलग अलग बिल इशू करूं, मेरे हाथों में दर्द हो गया, मेरे हाथों से खून टपकने लगा है, आंखें मोटी हो गई हैं, दिखता नहीं है मुझे, इतने हर बिल के अगेंस्ट में रिवाइज इनवॉइस इशू करते करते हुए। बोले अच्छा, तू इन 3 बिलों के बदले में एक ही इनवॉइस इशू करना चाहता है, इसे बोलते हैं CTRI, कंसोलिडेटेड रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस। क्या इशू कर सकते हैं? ध्यान दीजिए, अगर ये बंदा परचेज करने वाला बंदा रजिस्टर्ड है तो नहीं, क्योंकि उसे क्रेडिट लेना होता है, हर बिल के बदले में रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। अगर ये अनरजिस्टर्ड है तो इन 3 बिलों को बदले में एक बिल, एक CTRI हो सकता है। अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो कितना भी अमाउंट हो इन 3-4 बिलों का, चाहे कितने भी बिल हो, एक बंदे के जितने भी आपने बिल इशू कर रखे हैं उनके बदले में एक CTRI हो सकता है। ये एग्जांपल ले रहे हैं हम 3 बिलों का। इंटरस्टेट सप्लाई में कितनी भी वैल्यू हो, लेकिन अगर ये इंटरस्टेट सप्लाई थी तब 2.5 लाख या उससे कम की वैल्यू है तो आप 3 बिलों के बदले में एक बिल इशू कर सकते हैं। अगर इंटरस्टेट सप्लाई या 2.5 लाख से ऊपर बन रहा है इन 3 बिलों का, फिर आप CTRI नहीं, फिर आपको सेपरेट इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, सेपरेट इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। इसके बाद अगला पॉइंट, ये 200 वाला। हाँ जी, ये क्या था जी, यहां पर ये डिपार्टमेंट गोलगप्पे खाने आया, ये चेक करना चाहता था कि ये बिल इशू कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये नाई की दुकान पे गया अपनी कटिंग कराने के लिए, ये चेक करने के लिए बिल इशू करता कि नहीं करता। गोलगप्पे वाले ने बिल इशू नहीं किया। डिपार्टमेंट कहता है चल आप पकड़, तेरे को चल लेके चलता हूं जेल, इनवॉइस नहीं बनाया तूने, चला तेरे को जेल में लेके चलता हूं। डिपार्टमेंट को मुक्का मारा, उसका मुंह सूज गया, धक्का मारा, मुंह नीचे जमीन पे जाके गिरा, खून खून निकलने लगा। बोले क्यों मार रहा है? बोले पूरा पढ़ गया सेक्शन 31, अनपढ़ व्यक्ति डिपार्टमेंट 200 से कम का, 200 से कम 50 रुपए के गोलगप्पे खाएंगे, बिल इशू करेंगे। 200 रुपए से कम का हो तो बिल इशू करने की जरूरत नहीं है, 200 रुपए से कम का हो तो बिल इशू करने की जरूरत नहीं है। ओ ये बात, हाँ, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है, 200 रुपए से कम का बिल हो, उस समय इनवॉइस इशू नहीं करना, एट द एंड ऑफ अ डे इनवॉइस इशू करना फिर इकट्ठा। मान लीजिए इसके पास 5 कस्टमर आए, हर एक को 50-50 रुपए का इसने गोलगप्पे खिलाए थे, तो 250 रुपए का इकट्ठा इनवॉइस एट द एंड ऑफ अ डे इशू कर लेगा। हाँ जी, यहाँ पर 2 बातें हैं। अगर मल्टीप्लेक्स स्क्रीन है जहां पर मूवी की टिकट मिल रही है, मल्टीप्लेक्स स्क्रीन है, वो चाहे 200 रुपए से कम की भी टिकट हो, इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। लेकिन अदर सप्लायर जो है, इसके अलावा मल्टीपल स्क्रीन के अदर सप्लायर जो है, अगर वैल्यू 200 से कम है तो उस समय टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है, आप एट द एंड ऑफ अ डे कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू कर दीजिए। इसके ऊपर हमने एक क्वेश्चन भी किया था, अगर मैं आपको ये याद दिलाऊं। हाँ जी, हमने बायर है राघव ट्रेडर, इसे 190 का सामान बेचा है या सर्विस दी है, तो क्या यहां पर टैक्स ये किसको बेचा? ओहो, रजिस्टर्ड है तो सेपरेट इनवॉइस इशू करना ही पड़ेगा, सेपरेट इनवॉइस इशू करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट अनरजिस्टर्ड, आहा अनरजिस्टर्ड है, इसको इनवॉइस इशू करने की जरूरत है क्या? अनरजिस्टर्ड, अरे 200 से ऊपर का है, इनवॉइस इशू करना ही पड़ेगा सेपरेट। नेक्स्ट अनरजिस्टर्ड है लेकिन 500 का है, यहां ऊपर वाले में ट्रेडर था, यहां पर सर्विस लेने वाला है। फर्क क्या पड़ता है? अरे नहीं, यहां पर 500 200 से ऊपर है, इनवॉइस सेपरेट इशू करना पड़ेगा। लास्ट में ये दोनों अनरजिस्टर्ड है और 200 से कम है, तो यहां पर अभी इनवॉइस इशू ना करे, एट द क्लोज ऑफ अ डे कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू कर सकता है। ठीक है जी, यहां ये बात भी खत्म होती है। चलते हैं आगे। हाँ जी, इसके बाद HSN की बात करी थी हमने। HSN ये 8 डिजिट का कोड होता है, पहले 2 डिजिट चैप्टर के, 2 डिजिट अगले 2 डिजिट हेडिंग, नेक्स्ट 2 सब हेडिंग और लास्ट 2 डिजिट गुड्स का कोड। क्या ये हमें इनवॉइस के ऊपर में लिखना है? अगर आपकी प्रीवियस ईयर की एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो आप छोटे व्यापारी हो, तो आप B2B बिलों के लिए 4 डिजिट, मतलब 2 चैप्टर 2 हेडिंग, बस यही लिख दो, उससे काम चल जाएगा। B2C के लिए जरूरत नहीं है, मतलब अनरजिस्टर्ड पर्सन को जो आप बिल से बनाकर दे रहे हैं उनके लिए आपको ये 4 डिजिट भी लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी 5 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर है, फिर B2B या B2C, अनरजिस्टर्ड को आपने माल बेचा या रजिस्टर्ड को बेचा है, दोनों ही केसेस में आपको 6 डिजिट चैप्टर हेडिंग सब हेडिंग ये 6 डिजिट लिखने पड़ेंगे। तो 8 डिजिट लिखने की किसी को जरूरत नहीं है क्या? है। वो किसके लिए? स्पेसिफाइड केमिकल की एक लिस्ट दे रखी है, उन गुड्स को अगर आप बेच रहे हैं तो 8 डिजिट का कोड लिखना है। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, बाकी आप 8 डिजिट लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम ये मिनिमम कह रहे हैं, इतना इतना तो लिखना पड़ेगा। अब ये आपका इनवॉइस का कंटेंट क्या होगा जी? इनवॉइस का कंटेंट क्या होगा? A टू लेके S तक पॉइंट दे रखे हैं, A टू लेकर S तक पॉइंट दे रखे हैं, ये है क्या जरा देखेंगे। हाँ जी, इनवॉइस खेलना शुरू करें। इनवॉइस क्या है जी? इसके बारे में आप पहले से जानते हैं, आपने सेल बिल देखा होगा, सबसे ऊपर में नाम पता GSTN सेलर का होता है, फिर बायर का नाम पता GSTN होता है, इनवॉइस नंबर होता है, इनवॉइस की डेट होती है, गुड्स की पर्टिकुलर्स होते हैं, डिस्क्रिप्शन होती है, उसका गुड्स की क्वांटिटी होती है, फिर गुड्स की वैल्यू होती है, उसमें डिस्काउंट माइनस होता है, फिर टैक्सेबल वैल्यू होती है और उस पर GST लिखा होता है, नीचे साइन होते हैं। इतने बेयर कंटेंट तो आपको पता ही होते हैं कि इसमें इनवॉइस में होती है।
जो इसमें नहीं पता, आपको याद नहीं रह सकते, बस उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। पहला एक्सेशन कोड, ये गुड्स एक्सेशन कोड की हमने बात कर ही ली है, ये आपको इसमें लिखना होता है। और देखें, एक बार आते हैं वहां आपके नोट्स में, तो हमने यहां पर टिक किया कि एक्सेशन कोड और एक ई एंड एफ पॉइंट, अभी नीचे देखते हैं। इसके अलावा इंटर से सप्लाई है तो प्लेस ऑफ सप्लाई, और अगर आपका एड्रेस ऑफ डिलीवरी डिफरेंट है प्लेस सप्लाई से तो वो लिखना जरूरी है। रिवर्स चार्ज में आपका टैक्स बनता है, मतलब आपको नहीं देना, रिसिपेंट को देना, तो ये आप उसमें मेंशन कर देना। बस उसके बाद तो ये बाकी सब पॉइंट्स वही हैं जो आपने वहां डिस्कस किए थे, तो इनको पढ़ लेना आप। अब आते हैं यहां नीचे। हाँ जी, इनवॉइस भी जो 16 कैरेक्टर का होना चाहिए। अब जो ये ऊपर ये डी और ई पॉइंट, ई और एफ पॉइंट थे, ये क्या है जी, इसके लिए जरा सुनिए। अगर अनरजिस्टर्ड रिसिपेंट को आपने कोई गुड्स बेचे हैं और उसकी वैल्यू 50,000 या उससे ऊपर है, तो आप उसमें उसका नाम, पता, एड्रेस ऑफ डिलीवरी, स्टेट और कोड लिखो। ये आपको मैं याद दिलाऊं, हमने सेक्शन 10(1)(a) किया था। दिल्ली में कोई बंदा बाहर से सामान परचेज करने आया, अब वो अनरजिस्टर्ड है, वो यूपी से आया है, तो अब वो 50,000 से ऊपर है तो ई वे बिल भी बनाना पड़ेगा उसको। अब हो क्या रहा है प्रैक्टिकली, लोग अगर रजिस्टर्ड पर्सन को बेचते हैं यूपी वाले बायर को, तो प्लेस सप्लाई यूपी लिखते हैं। इससे क्या होगा, जो आईजीएसटी लगेगा उसमें जो एसजीएसटी वाला शेयर है वो यूपी गवर्नमेंट को मिल जाएगा। लेकिन जब अनरजिस्टर्ड बंदा वहां पे परचेज करने जाता है, वो सीजीएसटी प्लस डेली जीएसटी लगा देते हैं, जो कि गलत है। ये इसलिए 50,000 वाली बात लिखी गई है, क्योंकि अब यहां पर जो बायर यूपी वाला बंदा ई वे बिल बनाएगा, वो क्या बोलेगा, मैं दिल्ली से सामान लाया हूं, इसका मतलब इंटरस्टेट सामान लाया हूं। तो यहां पर जो आईजीएसटी लगना चाहिए और एसजीएसटी वाला शेयर यूपी गवर्नमेंट को मिलना चाहिए, इस पर्पज से ये डिटेल यहां पर लिखनी है। और अगर आप ये नहीं लिखते तो सेक्शन 125 में जनरल पेनल्टी लग सकती है, 25,000 सीजीएसटी में, 25,000 एसजीएसटी में, ये मैक्सिमम है। ठीक है जी। अच्छा, अगर 50,000 से कम है तब ये डिटेल लिखनी है क्या, अगर रिसीपेंट रिक्वेस्ट करता है तो लिखनी है। ओके, हाँ जी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अगले दो पॉइंट आर और ये एस, ये हैं ई इनवॉइस से रिलेटेड। तो अभी ई इनवॉइस का रिवीजन करेंगे। ई इनवॉइस क्या होता है जी, ई इनवॉइस जो आपका नॉर्मल इनवॉइस है, इस पर आईआरएन और क्यूआर कोड आपको इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल ऐड कर देता है। तो ये आर पॉइंट यही है कि आईआरएन क्या होता है, इनवॉइस रेफरेंस नंबर। तो इनवॉइस रेफरेंस नंबर और क्यूआर कोड आपके इनवॉइस पर होना चाहिए। हाँ जी। इसके बाद ये जो ई इनवॉइस है, ई इनवॉइस, ये कुछ लोगों के लिए जरूरी नहीं है, कुछ लोगों के लिए जरूरी नहीं है, कुछ लोगों को माफ कर रखा है। किसके लिए जरूरी है जी, अगर आपके प्रीवियस ईयर की, प्रीवियस किसी भी साल की, 2017-18 से अभी तक, अगर आप 22-23 के लिए चेक कर रहे हैं तो 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, किसी भी साल में अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है, ये लिमिट कम हुई है, पहले 20 करोड़ होती थी, 10 करोड़ से ऊपर है, तो आपको कौन से B2B वाले इनवॉइसेस, B2C नहीं, B2B वाले इनवॉइसेस और क्रेडिट डेबिट नोट के लिए, B2B इनवॉइसेस और इससे रिलेटेड क्रेडिट डेबिट नोट और एक्सपोर्ट इनवॉइसेस, और एक्सपोर्ट इनवॉइसेस के लिए आपको ई इनवॉइस बनाना होता है, ई इनवॉइस बनाना होता है। लेकिन कुछ के लिए माफ है। किसके लिए माफ है, जो 45 दिन वाले थे ना, इंश्योरेंस कंपनी, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, इनके लिए एक तो माफ है। और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट में जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस वाले या मल्टीप्लेक्स स्क्रीन वाले, इनके लिए एग्जाम्प्ट है। या फिर एससीजेड यूनिट या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लोकल अथॉरिटी, इनके लिए एग्जाम्प्ट है। तो जिनके लिए एग्जाम्प्ट है उन्हें एक ये डिक्लेरेशन देनी है इनवॉइस में, हमारी हालांकि टर्नओवर पिछले साल 2017-18 से किसी भी 2021-22 तक किसी भी प्रीवियस ईयर में 10 करोड़ से एक्सीड करती है, लेकिन हमारी एग्जाम्प्ट है, इसलिए हमें ई इनवॉइस नहीं बना, तो ये डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी उनको, ये डिक्लेरेशन उनको देनी पड़ेगी। ठीक है जी। नेक्स्ट, अगर आप गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दो तरीके से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या एससीएड को सप्लाई कर सकते हैं, मतलब जीरो रेट सप्लाई करनी है, आईजीएसटी पे कर या बिना आईजीएसटी पे के, उसके लिए आपको बोर्ड या एलयूटी फाइल करना होता है। तो आप ये डिक्लेरेशन दे देना। अगर आप आईजीएसटी पे कर रहे हैं तो यही पेमेंट ऑफ आईजीएसटी डिक्लेरेशन, अगर आप नहीं पे कर रहे हैं तो बिना आईजीएसटी पे करने वाली डिक्लेरेशन, ये आप दे देना। अच्छा, वहां पर जो अभी 50,000 वाली बात पढ़ रहे थे, वहां उसमें बोला था स्टेट का कोड लिखना है। जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ये B2C सप्लाई, मतलब अनरजिस्टर्ड पर्सन रेसिपिएंट, तो यहां पर स्टेट की जगह कंट्री, कंट्री आप लिख देना, स्टेट एंड स्टेट की जगह आप कंट्री और उसका कोड लिख देना। नेक्स्ट, हाँ जी। अब इसके बाद, अभी तक हम टैक्स इनवॉइस की बातें कर रहे थे, अब हम बिल ऑफ सप्लाई की बातें करें। अगर टैक्स इनवॉइस में चार्ज नहीं करना, वो किसमें होता है, एग्जाम सप्लाई में, एग्जाम गुड्स, एग्जाम सर्विस, और दूसरा कंपोजिशन वाला, कंपोजिशन वाले, इनके लिए क्या इशू होगा, बिल ऑफ सप्लाई, क्योंकि जीएसटी रिकवर नहीं कर सकते हैं। अच्छा, एक था इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। अगर आप एग्जाम प्लस टैक्सेबल सामान दोनों एक ही बिल में बेच रहे हैं, क्या बेच सकते हैं, अगर बायर अनरजिस्टर्ड है तो आप इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई बना सकते हैं, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई बना सकते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट रूल 48,
ये अभी गुड्स के लिए तीन कॉपी होंगी। पहली बिल फाड़ के हम बायर को देते हैं, दूसरी ट्रांसपोर्टर को और तीसरी अपने पास रखते हैं। सर्विस के केस में ट्रक नहीं होता, कोई सर्विस ट्रक में थोड़ा लोड होके जाती है, तो इसलिए यहाँ पर दो ही कॉपी होंगी, ओरिजिनल रिसिपिएंट की, डुप्लीकेट ट्रांसपोर्टर की। अब इस ई इनवॉइस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में, ये नेक्स्ट पेज से आपके पास डिटेल में दे रखा है, वो मैं आप डिटेल में कराऊंगा और उसकी मैंने रिकॉर्डिंग कर रखी है, तो वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। इससे पहले थोड़ा वाउचर के बारे में सुन लीजिए, हाँ जी। इसके बाद ये रिसिप्ट वाउचर क्या है जी? जब आप एडवांस रिसीव करेंगे तो आपको रिसिप्ट वाउचर इशू करना है, और एडवांस रिसीव करते समय अगर आपको जीएसटी का रेट नहीं पता तो 18 लगा लें। मान लीजिए आप कई प्रोडक्ट में डील करते हैं, 5, 12, 18 सभी में। अब जो बंदा एडवांस दे रहा है वो ये नहीं बता रहा है कि मैं कौन से कुछ बदले में परचेज करूंगा बाद में, तो आप 18 लगा लो। और वो मान लीजिए वो आप दिल्ली के हैं, वो उसकी दिल्ली में भी यूनिट है और यूपी में भी यूनिट है। अब वो ये नहीं बता रहा कि वो सामान कहाँ किसके लिए परचेज करेगा, तो आप उसे इंटरस्टेट सप्लाई मान लें। तो अगर नेचुरल सप्लाई डेटर्मिनेबल नहीं है तो इंटरस्टेट सप्लाई मान लें। अच्छा, इस रिसिप्ट वाउचर का लिंक है रिफंड वाउचर से। मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, मैंने एडवांस लिया तो मैंने रिसिप्ट वाउचर इशू कर दिया। अब बाद में बैच कैंसिल हो गया, किसी वजह से तबीयत खराब होगी तो हम बैच नहीं ले पाए, तो क्या बच्चों को रिफंड करना पड़ेगा? जी, जब बच्चों को रिफंड करेंगे तो उसके लिए क्या इशू होगा? रिफंड वाउचर इशू होगा। लेकिन मैंने तो एडवांस पर जीएसटी गवर्नमेंट को जमा करा दिया, मेरी आंखों में आंसू है, मैंने बच्चों को सारा रिफंड कर दिया, मेरी आंखों में आंसू है। डिपार्टमेंट का, अरे दुखी मत हो, तुम परेशान मत हो, जो तुमने जीएसटी दे रखा है तो आप रिफंड ले सकते हैं RFD 01 फाइल कर। ओके, नेक्स्ट पेमेंट वाउचर। हाँ जी, वैसे तो इनवॉइस सप्लायर को इशू करना होता है, लेकिन 93 या 94 वाली अगर गुड्स या सर्विस आपने परचेज करी है तो जब आपने रिसीव किया, जिस दिन रिसीव किया अपनी प्रीमाइसेस में, उस दिन आपको इनवॉइस इशू करना है ओह रिसिपिएंट को। हाँ, और यही आप चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। अगर रिसिपिएंट ने इनवॉइस इशू किया तो इस इनवॉइस के बेस पे फिर उसे क्रेडिट मिलेगा। और जब ये बंदे ये तभी बनानी है अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर से परचेज किया, 93 या 94 वाली सप्लाई अगर आपने अनरजिस्टर्ड सप्लायर से परचेज करी है। और यहां पर एक बात ये है कि जब आप इनको पेमेंट करेंगे, ये रिसिपिएंट जब पेमेंट करेगा तो उनको पेमेंट वाउचर बना के देगा, और ये इनके वाउचर्स के कंटेंट होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में आपको ये ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन डिटेल में दे रखे हैं। इसको अब मैं आपको जो क्लिप रिकॉर्ड कर रखी है वो मैं दिखाता हूं, जिसमें ई इनवॉइसिंग और डायनेमिक क्यूआर कोड वाला आ जाएगा, ठीक है। आइए और रिवीजन करेंगे हम ई इनवॉइस और डायनेमिक क्यूआर कोड का। तो फटाफट से मेन बैच वाले बच्चे भी और फास्ट ट्रैक बच्चे भी आ जाए कहां? फास्ट ट्रैक वाले तो आ जाए 9.11 पर, और मेन बैच वाले बच्चे आ जाएं, डिटेल्ड बैच वाले बच्चे आ जाएं पेज नंबर 9.22 पर। ये वाला चार्ट था, जल्दी से पेज नंबर 9.22, मेन बैच 9.22 और फास्ट बैच 9.11, ठीक है जी। ये वाला चार्ट करेंगे फटाफट, एक बार स्लाइड से दिखा दूं जब तक मैं। जी, मेन बैच 9.22 पर आए, फास्ट बैच 9.11 पर आए इस चार्ट को देखने के लिए। और जब तक मैं आपको स्लाइड से दिखाता हूं इसके बारे में, इस चार्ट के लिए। हेलो हेलो हेलो, हमने कुछ ऐसी बातें करी थी, क्या बातें करी थी जी? सुनो जी सुनो। ई इनवॉइस कब माना जाता है? हाँ जी सुनिए, ये सप्लायर है, ये रिसिपिएंट है। हाँ जी, इस सप्लायर ने एक नॉर्मल इनवॉइस बनाया अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से। अब इसको ये क्या करेगा, इसे ये अपलोड करेगा IRP इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर JSON फॉर्मेट में। इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है INV01, जो नॉर्मल इनवॉइस है इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट के हिसाब से बनाना था, और अब ये इसे अपलोड करता है कहां पर? IRP पर। अब ये IRP इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल क्या करेगा, इस इनवॉइस पर दो चीजें ऐड कर देगा। क्या क्या भला? इस पे QR कोड ऐड करेगा और IRN ऐड करेगा, तब इस इनवॉइस को बोला जाएगा ये ई इनवॉइस है। मतलब नॉर्मल इनवॉइस पे दो चीजें ऐड हो जाए, IRN और QR कोड, तो अब इसे बोलते हैं ई इनवॉइस है। अब सप्लायर ये वाली कॉपी का PDF डाउनलोड करके बायर को भेजेगा, अब बायर क्रेडिट ले पाएगा। अब इसके बाद बायर क्रेडिट, अगर बायर के पास सप्लायर ने अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से बनाकर इनवॉइस भेज दिया, इसको क्रेडिट नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो इनवैलिड इनवॉइस है। अगर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन सप्लायर पे एप्लीकेबल होते थे, उसने अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से भेज दिया इसके बाद इनवॉइस, वो इनवॉइस नहीं है। ई इनवॉइस कब है? जब आप इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल को भेजो, अपलोड करो, वो आपको उस पे IRN और QR कोड ऐड करके दे। ऐसा 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 आपको फॉर्मेट दिखेगा जी। ये देखिए, ये आपको दिखना रहा हो तो ये है IRN। हाँ जी, एक होता है इनवॉइस नंबर जो ऊपर लिखा हुआ, ये आपने खुद दिया अपने इनवॉइस को। IRN ये आपको इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल से मिला है। इनवॉइस रेफरेंस नंबर बोलते हैं इसे हम, इनवॉइस रेफरेंस नंबर। इस इनवॉइस रेफरेंस नंबर में क्या होगा, एक तो आपका GST का रजिस्ट्रेशन नंबर, और दूसरा जो आपने इनवॉइस नंबर डाला था वो इसमें ऐड होगा, प्लस ईयर भी ऐड होगा इसमें, ठीक है जी। ये होगा इनवॉइस रेफरेंस नंबर। ये ऊपर क्या है, ये है आपका QR कोड।
ये भी अब आपको इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल ये दो चीजें ऐड करके देता है। तो इस क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन करें मोबाइल में सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके तो आपको क्या दिखेगा, एक तो यही आईआरएन दिखेगा, दूसरा इसमें डिजिटल सिग्नेचर दिखेगा। ठीक है जी, दूसरा इसमें डिजिटल सिग्नेचर दिखेगा। अब इसके बाद जो आपके पास वहां पर चार्ट था वही मैं यहां से दिखा दूं क्या जी, वो पेज नंबर 9.22 मेन बैच फास्ट बैच 9.11 ये वाला चार्ट था, दिखा दूं यहां से, रिवीजन यहां से हो जाएगा जी। इसके लिए थोड़ा ये छोटा छोटा दिख रहा है तो मेरे को आउटसाइड जाना पड़ेगा, मैं फुल स्क्रीन दिखाता हूं ताकि आप इसे आसानी से देख पाए रिवीजन के लिए। हाँ जी, मैं हो गया गायब और लीजिए। हाँ जी, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप अपना इनवॉइस बनाएंगे अपने बिलिंग सॉफ्टवेयर से या अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से या ईआरपी से। अगर आपके पास नहीं है तो हम आपको फ्री ऑफलाइन यूटिलिटी देते हैं, इसको देख के आप अपना इनवॉइस बनाइए। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ये जो इनवॉइस आप बनाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए, जो कि INV 01 में बता रखा है इनवॉइस का, उसको ध्यान में रखते हुए बनाना। ओके ओके ओके। ये किसे बनाना जरूरी है, क्या सभी को इनवॉइस के प्रोविजन एप्लीकेबल है क्या? ना 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 ना, ये उस सप्लायर को, उस रजिस्टर्ड सप्लायर को जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर 2017-18 जब से जीएसटी एप्लीकेबल हुआ तब से लेके अब तक कोई भी प्रीवियस प्रीवियस ध्यान रहे, अगर मैं 23-24 के लिए चेक कर रहा हूं तो 22-23, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 इन किसी भी साल में अगर उसकी टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर एग्रीगेट टर्नओवर, अगर एग्रीगेट टर्नओवर मतलब होता था जितनी भी उसकी यूनिट है सबकी टर्नओवर अगर 10 करोड़ के ऊपर है तो उसे ये इनवॉइस बनाना जरूरी है, ई इनवॉइस बनाना जरूरी है। अच्छा हाँ जी, ये कौन सी सप्लाई के लिए, क्या सभी बिलों के लिए? नहीं नहीं, सभी बिलों के लिए नहीं, जो B2B सप्लाई है उसके लिए और एक्सपोर्ट वाले इनवॉइसेस के लिए। B2B सप्लाई में भी इनवॉइसेस क्रेडिट और डेबिट नोट, B2B सप्लाई के लिए भी इनवॉइस क्रेडिट और डेबिट नोट, इनवॉइस क्रेडिट और डेबिट नोट बस। इसके अलावा भी कई डॉक्यूमेंट इशू होते हैं जैसे रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर, उनके लिए नहीं, उनके लिए नहीं, सिर्फ इनवॉइस क्रेडिट नोट और डेबिट नोट B2B सप्लाई के लिए, B2C के लिए नहीं। और ये किसको बनाना है? सप्लायर को, सप्लायर को, सप्लायर को। जरा ध्यान दीजिए, रिसिपिएंट को नहीं। तो यहां हम बोल रहे हैं अगर सप्लायर ऐसी कोई सप्लाई कर रहा है जिसमें रिवर्स चार्ज में रिसिपिएंट को जीएसटी देना बनता है, अगर सप्लायर के टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है तो सप्लायर को तो बनाना है, लेकिन रिसिपिएंट जो रिसीव कर रहा है उसको नहीं बनाना, क्योंकि रिसिपिएंट इस इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अपलोड रजिस्टर नहीं हो सकता है। अच्छा, अगर 94 वाली सप्लाई आपने रिसीव करी, आप रिसिपिएंट हैं, या आपने सर्विस इंपोर्ट करी है, आप रिसिपिएंट हैं, आपको रिवर्स चार्ज में जीएसटी देना, क्या ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन आप पे एप्लीकेबल होंगे? ना 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 ना, नहीं 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 नहीं। अच्छा जी, इसके बाद ये B2B के लिए जरूरी था, B2B के लिए, B2C इनवॉइसेस के लिए नहीं, B2C इनवॉइसेस के लिए नहीं, और ISD इनवॉइसेस के लिए नहीं, ये इनके लिए जरूरी नहीं है, इनके लिए इनवॉइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है जी, B2C इनवॉइसेस के लिए नहीं, ISD के लिए नहीं। अब वापस आते हैं, आपने अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से ये ई इनवॉइस बना लिया, अब इसको क्या करना है? अब इसको अपलोड करो। कहां अपलोड करो? ये IRP पर, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर। अब ये इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल आपको क्या ऐड करके देगा? दो चीजें, एक तो आपको IRN ऐड करके देगा और दूसरा QR कोड ऐड करके देगा। ये IRN में क्या क्या होता है जी? IRN में आपका इनवॉइस नंबर होगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, फाइनेंशियल ईयर होगा। QR कोड में क्या होगा जी? इसमें आपका डिजिटल सिग्नेचर होगा, IRN होगा। ठीक है जी, ये जब ये दो चीजें ऐड होकर मिली आपको इनवॉइस पे, तब ये आपका ई इनवॉइस है। इसी के बेसिस पे बायर क्रेडिट ले पाएगा। अगर IRN क्यूआर कोड नहीं है तो फिर ये इनवैलिड इनवॉइस होगा। अच्छा जी सर, क्या हम, अगर हमारे से गलती हो गई इस इनवॉइस को बनते टाइम पे, क्या हम इसे कैंसिल कर सकते हैं? 24 घंटे के अंदर अंदर आप 24 आवर्स के अंदर अंदर इसको कैंसिल कर सकती हैं। इसके बाद ये मेन पोर्टल जो आपका जीएसटी पोर्टल है वहां पर चला जाता है। ध्यान दीजिए, 3 पोर्टल हैं आपके, एक gst.gov.in, दूसरा कौन सा है जी? इनवॉइस का पोर्टल, तीसरा ई वे बिल का पोर्टल है। ठीक है जी, यहां हम इनवॉइस पोर्टल की बात कर रहे हैं। ये इनवॉइस पोर्टल पे जो डाटा है, ये मेन जो जीएसटी पोर्टल है gst.gov.in, वहां पर चला जाएगा 24 घंटे के बाद। फिर अगर आपको इसके बाद कोई अमेंडमेंट करनी है तो वहीं से हो पाएगी, यहां से नहीं। ओके जी, तो कैंसिल करना है तो आप यहीं पे 24 घंटे के अंदर अंदर कर सकती हैं। अच्छा जी, क्या इनवॉइस नंबर और ये जो IRN मिला है इसमें फर्क है? जी हाँ जी हाँ जी हाँ। अब यहां पर देखिए, इनवॉइस नंबर तो जो आपने दिया, जैसे आपकी कंपनी है ABC, एक नंबर इनवॉइस इशू किया है तो आपने ये इनवॉइस नंबर आपने खुद दिया। IRN ये आपको इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल ने दिया है। और अगर इस इनवॉइस पर, अगला पॉइंट, रूल 48.5 कहता है अगर इस इनवॉइस पर IRN और QR कोड नहीं है, ये इनवैलिड इनवॉइस है, मतलब बायर को क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर ऐसा इनवॉइस है जिसपे IRN QR कोड नहीं है, मतलब आपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से बनाकर दे दिया, आप पे ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल होते थे, फिर बायर को क्रेडिट नहीं मिलेगा, वो इनवैलिड इनवॉइस माना जाएगा। और अगर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं तो गुड्स के केस में जो 3 कॉपी बनानी होती है ना, वो बनाने की जरूरत नहीं है, और सर्विस के केस में जो 2 कॉपी बनानी होती है वो बनाने की जरूरत नहीं है।
डुप्लीकेट कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन किस पर एप्लीकेबल नहीं होते हैं, किन पर एप्लीकेबल नहीं होते हैं, ये कुछ नाम है जिन पर एप्लीकेबल नहीं होते हैं। अब तो हम इसे अपनी स्लाइड से देख सकते हैं, ठीक है जी, इतनी बस बातें हो गई। अब हम इसे अपनी स्लाइड से देख सकते हैं। सबसे नीचे आपको दे रखा है किन किन पर ये एप्लीकेबल नहीं हुआ करते हैं। हाँ जी, अब आ जाइए, अब मैं अपने आप को भी दिखा देता हूँ जी। हाँ जी, ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन किस पर एप्लीकेबल नहीं होते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी पर एप्लीकेबल नहीं होते हैं, अपने ऊपर थोड़ा एप्लीकेबल करेंगे। एससीजेड यूनिट पर एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन एससीजेड डेवलपर पर एप्लीकेबल है। एससीजेड डेवलपर और एससीजेड यूनिट में फर्क होता है। तो एससीजेड यूनिट पर एप्लीकेबल नहीं है, एससीजेड डेवलपर की अगर एग्रीगेट टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है तो उसके ऊपर में ये ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल है। ध्यान दीजिए, अमेंडमेंट हुई है, पहले ये टर्नओवर 20 करोड़ होती थी पिछले अटेम्प्ट तक, अब ये 10 करोड़ हो गई है। अगले साल इसको और कम कर देंगे, 5 करोड़ सोच रहे हैं। लेकिन अभी ये क्या है कि अगर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 17-18 ऑनवर्ड, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, अगर आप 22-23 के लिए चेक करें तो 17-18, 18-19, 20, 20-21, 21-22 किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से ऊपर है तो आपके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। अगर आप एससीए डेवलपर है तो एप्लीकेबल है, एससीए यूनिट है तो एप्लीकेबल नहीं है। इस एससीए यूनिट के लिए एक और पॉइंट, स्पेशल पॉइंट, वो क्या, आप इस एससीए यूनिट को अगर कोई माल बेच रहे हो तो आप पे तो एप्लीकेबल है। एससीए यूनिट अगर कोई बिल इशू कर रही है तो उस पर एप्लीकेबल नहीं है। एक और स्पेशल पॉइंट, अगर आपकी यूनिट एससीजेड, एससीजेड मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहां से जनरली एक्सपोर्ट ही होता है, ऐसे एरिया में है और एक इससे जो बाकी एरिया बचता है उसे डोमेस्टिक टैरिफ एरिया बोलते हैं, तो आपकी यूनिट एससीजेड में भी है और डीटे में भी है, तो दोनों के टर्नओवर मिलाकर 10 करोड़ से ऊपर है, तो फिर डीटे वाले यूनिट के लिए इनवॉइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, एससीजेड यूनिट के लिए तो एप्लीकेबल नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है जी। आईएसडी के लिए इनवॉइस, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, आईएसडी कौन है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इसके लिए आईएस ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते हैं। इसके बाद जो मैं ये दिखाने जा रहा हूं, इंश्योरेंस बैंक, ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ये इसके बाद हम डायनेमिक क्यूआर कोड करेंगे, उन पे भी उन ये जो उनके लिए भी एग्जम्पशन है इन लोगों के लिए। क्या, मैं एक बार अपनी स्लाइड से दिखाता हूं। इंश्योरेंस कंपनी को इनवॉइस नहीं बनाना होता, इसके बाद डायनेमिक क्यूआर कोड का कंसेप्ट कराऊंगा, उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी को डायनेमिक क्यूआर कोड की भी जरूरत नहीं होती। कौन 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 कौन, जरा मैं अपनी स्लाइड से दिखाता हूं, जरा यहां देखिए। हाँ जी, हम कह रहे हैं ये अब आपका हो गया क्या, 10 करोड़। ये पहले कितना होता था, ये आपका हुआ करता था आपका 20 करोड़। अब 10 करोड़ से ऊपर अगर आपकी टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर है तो ई इनवॉइस के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं। अच्छा, अब जरा देखें ई इनवॉइसिंग की अगर हम बात करें, इंश्योरेंस कंपनी को ई इनवॉइस नहीं बनाना है, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी को इनवॉइस नहीं बनाना है। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट में, गुड्स ट्रांसपोर्ट में गुड्स जीटीए को नहीं बनाना है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस वालों को ई इनवॉइस नहीं बनाना है। एक होती है मल्टीप्लेक्स स्क्रीन, एक साथ ही अलग अलग स्क्रीन पर अलग अलग मूवी चल रही है, ये मल्टीप्लेक्स स्क्रीन वाले, इनको भी ई इनवॉइस नहीं बनाना है, इनके लिए भी ई इनवॉइस की रिक्वायरमेंट नहीं है, इनके लिए एग्जम्प्ट है, एग्जम्प्ट है, एग्जम्प्ट है। यही आपके पास उस चार्ट में था, यही आपके पास इस चार्ट में था जी, यहां पर अगले यही पॉइंट्स लिखे हुए थे, राइट, यहां तक ओके जी। अब इसके बाद में, अब यहां तक आपके 13 पॉइंट हो गए, अब 14, 15 और 16 ये पॉइंट रहेगा। ये क्या है जी, जरा ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी, जो इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर आपने ई इनवॉइसेस अपलोड किए, ये अब मेन पोर्टल जो आपका जीएसटी पोर्टल है, gst.gov.in, उसको भी डाटा चला जाएगा और जो ई वे बिल पोर्टल है उसको भी डाटा चला जाएगा। इससे क्या होगा, आपकी जो जीएसटीआर 1 है, जिसमें सेल्स की डिटेल इनवॉइस वाइज आपको डालनी होती है बी2बी सप्लाई के लिए, वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगी। और बायर का 2A या 2B, जिसमें परचेजर को आईटीसी दिखता है, वो भी ऑटोमेटिक प्रिपेयर हो जाएगा। नंबर 2, सेलर के लिए ई वे बिल की डिटेल अगर आपने ई इनवॉइस में डाली थी तो ई वे बिल भी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। ये फायदा है, ये फायदा है ई इनवॉइसिंग का। इससे फायदा क्या होगा, जीएसटीआर 1 फिल नहीं करनी पड़ेगी, और फिल करते समय गलती हो सकती थी, वो गलती नहीं होगी। हो सकता है कि आपका अकाउंटेंट वो फिल कर रहा है, दबाना था 2, दबा दिया 6, तो वो गलती होने के चांसेस खत्म हो गए। दूसरा, ई वे बिल भी, यहां पर भी ट्रांसक्रिप्शन एरर्स के चांसेस ये खत्म हो गए जी, खत्म हो गए, खत्म हो गए, ठीक है जी। और ये हेल्प भी है। और अगर आपके पास में ई इनवॉइस है, तो जब गुड्स ट्रांसपोर्टर ट्रक वाला लेके जाता है, ट्रक वाले को साथ में इनवॉइस और ई वे बिल की कॉपी लेके चलनी पड़ती है फिजिकली। लेकिन अगर आपका ई इनवॉइस है तो इसको फिजिकल कॉपी लेके चलने की जरूरत नहीं है। ये आईआरएन जो होगा, इनवॉइस रेफरेंस नंबर होगा, उसी से ही काम चल जाएगा, उसी से काम चल जाएगा, ठीक है जी। ये पॉइंट हुआ हमारे ई इनवॉइस के बारे में, ई इनवॉइस के बारे में। चले आगे जी।
हाँ जी, इसमें अब एडवांटेज कि ई इनवॉइसिंग के एडवांटेज क्या है, अगला पॉइंट ये बनता है कि ई इनवॉइसिंग के एडवांटेज क्या है। एडवांटेज देखेंगे तो हमने सबसे पहली बात करी सेलर की जीएसटीआर1, बायर का 2A2 भी बन जाएगा, सेलर का ई वे बिल बन जाएगा जी, सेलर का ई वे बिल बन जाएगा। और नेक्स्ट, हाँ जी, गवर्नमेंट को क्या फायदा, गवर्नमेंट के दो फायदे, एक तो उसको फेक इनवॉइसेस एलिमिनेट होंगे और जो फ्रॉड के केसेस होंगे वो कम से कम होंगे, क्योंकि अब सारा डाटा ये यहाँ पे पहले ही पोर्टल से इनवॉइस एक तरीके से जनरेट हो रहा है, हम पोर्टल को पहले ही अपडेट कर रहे हैं। एक और फायदा क्या होगा गवर्नमेंट को भाई, क्योंकि जो बिल हमने बनाए उसकी डिटेल उसके पास अवेलेबल है और वो जीएसटीआर1 में भी गई होगी, उस पर हमने टैक्स दिया होगा। और बायर ने 2B से क्रेडिट लिया होगा क्योंकि उसको परचेज और आईटीसी वहां पर दिखता है। तो डिपार्टमेंट क्या कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है, उसके पास पूरी ट्रेल होगी, वो चाहे तो चेक कर सकता है कि जो बायर ने आईटीसी लिया और हमने जो आउटपुट टैक्स दिया वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। और दो पॉइंट और, वो क्या, सबसे पहले ये वाला देखें, ट्रांसक्रिप्शन एरर कम से कम होगी, ये जीएसटीआर1 और ई वे बिल दोबारा बनाना नहीं है, इसमें डिटेल डालनी नहीं है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन जो गलती हो सकती थी डालने में वो वैल्यू, तो वो गलती होगी नहीं। और प्रोसेसिंग कॉस्ट में रिडक्शन होगी। प्रोसेसिंग कॉस्ट में रिडक्शन कैसे होगी जी भाई, पहले जीएसटीआर1 और ई वे बिल बनाने के लिए जो बंदा रखा हुआ था उसकी जरूरत नहीं है, या वो टाइम आपका बच सकता है। तो ये है एडवांटेज ऑफ इनवॉइसिंग। फिर इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट किस पर, डायनेमिक क्यूआर कोड पर। हाँ जी, पहले क्यूआर कोड के बारे में सुनिए। क्यूआर कोड क्या है, ये क्लिप देखिए। हाँ जी, क्यूआर कोड में क्या होता है जी, पहले क्या होता था, ये जब से कोरोना काल आया तब से बड़ी प्रॉब्लम हुई होटल इंडस्ट्री को या कई ऐसी इंडस्ट्रीज को, तो होटल इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए उन्होंने बोला कुछ काम करने पड़ेंगे। लोग क्यों नहीं आ रहे, कह रहे कि यहाँ से यहाँ पर आने पे यहाँ मेनू कार्ड पड़ा होता है, उसको छुएंगे, अगर किसी ने पहले छू रखा उसको कोरोना था, हमें भी कोरोना हो जाएगा। तो हमने कहा छोड़ो जी, विश्व के कई देशों में ये काम किया गया, मेनू कार्ड को हटा दिया गया, वहां पर क्यूआर कोड रख दिया गया। अब ये क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और इसके मेनू जो है आपके फोन में ही खुल जाएगा। अब इसमें आप जो ऑर्डर करना चाहें, पिज्जा बर्गर जो ऑर्डर करना चाहे, लेकिन इसको ये पसंद नहीं आ रहा पिज्जा बर्गर, इसने केक ऑर्डर किया और कॉफी ऑर्डर करी, बस ये आ जाएगा। इसके बाद पेमेंट करनी है, पेमेंट भी कैश नहीं, क्यूआर कोड रख देंगे, उसको स्कैन करो, ये इसको ये पसंद आ गया जी ब्लूबेरी का केक, ये केक ऑर्डर कर रही है और ये कॉफी ऑर्डर कर रही है। पेमेंट के लिए भी हम ऐसे ही क्यूआर कोड ये रख दिया, इसको स्कैन करो, पे करो और भगो। ये हो गया क्यूआर कोड। एक होता है स्टैटिक क्यूआर कोड, एक होता है डायनेमिक क्यूआर कोड। डायनेमिक क्यूआर कोड, तो ये स्टैटिक क्यूआर कोड है। डायनेमिक क्यूआर कोड की हम बात करें, जो डायनेमिक क्यूआर कोड है वो आपको क्या करना है जी, रजिस्टर्ड पर्सन को, अगला पॉइंट देखेंगे डायनेमिक क्यूआर कोड के लिए, पेज नंबर 9.12 पे आ जाइए, फास्ट ट्रैक वाले बच्चे, और मेन बैच वाले बच्चे 9.23 पर हैं, वहीं पर ही हैं जी, वहीं उनके पास तो वहीं पे ही है। तो देखेंगे ये क्या है जी, ये डायनेमिक क्यूआर कोड या तो सेलर बायर को पेमेंट करने के लिए अपनी स्क्रीन पर डायनेमिक क्यूआर कोड दिखा दे पॉइंट ऑफ सेल मशीन पर, या इनवॉइस पर वो डायनेमिक क्यूआर कोड उसको प्रिंट करके दे दे, वो उसको स्कैन करके पेमेंट कर लेगा जी। लेकिन ये डायनेमिक होगा, ये स्टैटिक नहीं होगा। अभी बताऊंगा डायनेमिक और ये इसमें स्टैटिक में क्या फर्क है, ठीक है। यहां पर भी उन लोगों के लिए, अभी जैसे ई इनवॉइस में दिखाए थे ना, कुछ लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लोग कर थोड़ी नहीं, कुछ लोग जैसे इंश्योरेंस, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, ट्रांसपोर्ट में जीटीए, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस वाला और मल्टीप्लेक्स स्क्रीन वाले, इनको डायनेमिक क्यूआर कोड प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। एक और इसमें ऐड किया है ओआईडीआर का सप्लायर, जो सेक्शन 14 में जिसका रजिस्ट्रेशन होता है, उसे भी डायनेमिक क्यूआर कोड की एग्जम्पशन है। एक बार इसे मैं बता दूं फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ जी, ये देखिए, आपको याद हो हमने चैप्टर 5 में किया था, ये नेटफ्लिक्स है, ये यूएसए की कंपनी है, ये सीए स्टूडेंट है इंडिया का, ये इसकी यहां पर इसके पोर्टल को एक्सेस करके ये कोई मूवी या ये टीवी शो देखना चाहता है, तो ये यूएसए की कंपनी है, सप्लायर है यूएसए का, और इंडिया का है ये एनटीओआर, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट। ये क्या कर रहा है जी, ये ऑनलाइन मूवी देख रहा है या टीवी शो देख रहा है, बाहर वाले सप्लायर से ये सर्विस रिसीव कर रहा है, इसे हम बोलते थे इंपोर्ट ऑफ सर्विस। वैसे तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस में रिवर्स चार्ज होता है, लेकिन इसमें रिवर्स चार्ज नहीं था, इसमें नेटफ्लिक्स यूएसए के सप्लायर को ही इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराना था और इंडिया में जीएसटी पे करना था। तो अब सवाल यह है, इसने ये B2C सप्लाई करी है, ये बिजनेसमैन है, ये कंज्यूमर है, इसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो क्या इसे इसके लिए डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट है? आंसर नो 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 नो। तो डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट किसके लिए है? डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट किसके लिए है?
अगर रजिस्टर्ड पर्सन की एग्रीगेट टर्नओवर 2017-18 से लेकर अब किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 500 करोड़ से ऊपर हो, हेलो हेलो हेलो, ई इनवॉइस में 10 करोड़ की बात करी थी, यहां हम डायनेमिक क्यूआर कोड के लिए 500 करोड़ की बात कर रहे हैं, वहां B2B सप्लाई के लिए बात करी थी, यहां B2C सप्लाई के लिए बात कर रहे हैं। तो ये अनरजिस्टर्ड को जो गुड्स बेचते हैं या सर्विस दिया करते हैं उनकी बात है, अनरजिस्टर्ड को आप गुड्स या सर्विस दिया करते हैं उनकी बात है B2C सप्लाई के लिए। और ई इनवॉइस भी गुड सर्विस दोनों के लिए था, यहां पर भी गुड सर्विस दोनों की बात कर रही है। B2C सप्लाई के लिए अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको B2C सप्लाई इनवॉइसेस के ऊपर में या तो आप डायनेमिक क्यूआर कोड प्रिंट करो या अपनी मशीन पर दिखाओ, या अपनी मशीन पर डायनेमिक क्यूआर कोड दिखाओ। तो अब ये अगला क्वेश्चन ये इस सर्कुलर में यही है कि पहला क्वेश्चन है किस पर एप्लीकेबल है। अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर है 17-18 से किसी भी साल में, और B2C इनवॉइसेस आप जो इशू कर रहे हैं उस पे आपको डायनेमिक क्यूआर कोड प्रिंट करना होगा या अपनी मशीन पर दिखाना होगा। किन पर एप्लीकेबल नहीं है ये हमने बात कर ली, किन पर एप्लीकेबल नहीं। एक क्वेश्चन ये है कि क्या एक्सपोर्ट इनवॉइसेस के लिए डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट है? नहीं, अभी हमने पीछे बात करी थी एक्सपोर्ट इनवॉइसेस पर ई इनवॉइस की रिक्वायरमेंट थी, इसके बाद हमने उसे B2B सप्लाई मान लिया था, तो यहां एक्सपोर्ट इनवॉइसेस के लिए डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट, जैसे ही इस डायनेमिक क्यूआर कोड को स्कैन करें तो क्या क्या दिखना चाहिए? ये 6 चीजें दिखनी चाहिए। पहला, सप्लायर का GSTIN, सप्लायर का UPID, भाई इसको स्कैन करके उसको पेमेंट करनी है तो सप्लायर का बैंक अकाउंट नंबर दिखना चाहिए, IFSC, उसकी UPID दिखनी चाहिए, इनवॉइस की वैल्यू दिखनी चाहिए, GST का अमाउंट ब्रेकअप वाइज दिखना चाहिए, इनवॉइस की डेट दिखनी चाहिए, ये सब चीजें दिखनी चाहिए, ये सब चीजें दिखनी चाहिए। अब इससे थोड़ा लिंक पॉइंट सुनिए, अगर सप्लायर की जो जिससे हमने गुड्स परचेज करे हैं, अगर उसकी यूपीआईडी उसके बैंक से लिंक है, उसके बैंक से, फिर क्या उसके इस क्यूआर कोड को स्कैन करने पे ये बैंक अकाउंट नंबर IFSC ना दिखे? कोई बात नहीं जी, इसके लिए हमने अगले सर्कुलर में यही क्वेश्चन किया था। अगर सप्लायर की यूपीआईडी उसके बैंक अकाउंट से लिंक है तो अगर ये फिर यूपीआईडी दिख रही है तो भाई यूपीआईडी से पेमेंट सीधा कहां जाएगी? उसके बैंक में ही जाएगी, फिर बैंक अकाउंट IFSC ना दिखे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और वो ये देखेंगे, हाँ जी, ये मिस्टर ए ने अमेज़न के थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स बेचे। अभी हम पढ़ रहे थे जो क्यूआर कोड है उसको स्कैन करने पे सप्लायर का यूपीआईडी दिखना चाहिए, सप्लायर का बैंक अकाउंट नंबर दिखना चाहिए। सप्लायर है मिस्टर ए, लेकिन ये इको के थ्रू, अमेज़न के थ्रू बेच रहा है, तो मिस पी तो इसकी वेबसाइट पर आएगी, पेमेंट अमेज़न को करेगी ना, तो अमेज़न क्यूआर कोड जो इसको दिखाए, इसको जो क्यूआर कोड दिखाए मिस पी को जो क्यूआर कोड दिखाए उसमें अपना यूपीआईडी दिखाए या सप्लायर मिस्टर ए का यूपीआईडी दिखाए। बट वैसे इसने पेमेंट अमेज़न ने लेनी है तो अपना ही क्या दिखाएगा? यूपीआईडी दिखाएगा। तो अगला क्वेश्चन ये था, गवर्नमेंट से पूछा गया भाई अगर मिस्टर ए के बिहाफ पर, सप्लायर के बिहाफ पर ई कॉमर्स ऑपरेटर कलेक्ट कर रहा है पेमेंट, तो फिर यूपीआईडी किसकी दिखे? वो कह रहे चलो जी आप अपना दिखा दो, सप्लायर की जरूरत नहीं है, फिर आप अपना दिखा दो। एक और क्वेश्चन वो ये कि मिस्टर ए अमेज़न के थ्रू गुड्स बेच रहा है, अगर 500 करोड़ से टर्नओवर ऊपर दोनों की है तो ये जो आपके डायनेमिक क्यूआर कोड प्रिंट करने की रिक्वायरमेंट है, क्या दोनों के लिए अलग अलग होगी? जी, दोनों के लिए अलग अलग होगी, अलग अलग होगी। ओके जी, इसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे, ये इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन 2, 3 था और इसी का ये अगले सर्कुलर का था, वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा जी, अब एक इनवॉइस नंबर पे एक क्वेश्चन है। इनवॉइस नंबर पे क्वेश्चन क्या है जी, फटाफट से देखेंगे, सुनेंगे। हाँ जी, जब आप रेस्टोरेंट पर जाते हैं तो आप ऑर्डर देते हैं, रेस्टोरेंट पर जाते हैं तो आप ऑर्डर देते हैं, और ऑर्डर देते हैं तो होता क्या है? हाँ जी, एक ये देखें, रेस्टोरेंट पे गए आप और वहां पर उसने बोला कैश काउंटर पर जाओ और वहां से पहले अपना ऑर्डर दिया हो, क्या खाना, बर्गर खाना, पिज्जा खाना, क्या खाना, और वहीं पे पेमेंट कराओ। रेस्टोरेंट वालों ने ऑर्डर आईडी जनरेट करी, इनवॉइस उस टाइम जनरेट नहीं होती, कैश काउंटर पर इनवॉइस नहीं, वो बाद में जनरेट होती है। तो सवाल ये है कि वो अब आपको पेमेंट करने के लिए क्यूआर कोड दिखा रहा है, तो क्यूआर कोड में इनवॉइस नंबर की जगह वो ऑर्डर आईडी दिखा सकता है? यहां उन्होंने बोला हां दिखा सकता है, लेकिन 2 शर्तें फुलफिल करनी होगी। पहला कि उस रेस्टोरेंट के सिस्टम में, कंप्यूटर सिस्टम में क्या होना चाहिए जी? इस ऑर्डर आईडी का इनवॉइस से लिंक होना चाहिए, डिपार्टमेंट का भी चेक करना चाहे तो कर ले। दूसरी, वैसे तो इनवॉइस नंबर दिखाना था, हमने कहा चल ऑर्डर आईडी दिखा दे, लेकिन इसके लिए 2 शर्तें फुलफिल करनी होगी। तेरे सिस्टम में ऑर्डर आईडी का लिंक होना चाहिए इनवॉइस से, और जब इनवॉइस प्रिंट करेगा उस पे ऑर्डर आईडी का मेंशन कर दियो, क्रॉस रेफरेंस दे दियो। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, वहां पे उसने बोला था इनवॉइस का अमाउंट देखना चाहिए, क्यूआर कोड को स्कैन करने पे इनवॉइस का अमाउंट देखना चाहिए। अब क्वेश्चन ये, मान लीजिए उसने 2000 एडवांस पहले दे रखा है, या वो कोई डिस्काउंट कूपन लगा रहा है या वाउचर लगा रहा है। अब
क्यूआर कोड को स्कैन करने पे 8,000 दिखे या 10,000 दिखे? वहां पर क्वेश्चन 2 में क्या लिखा होता? इनवॉइस वैल्यू 10,000 दिखनी चाहिए। अब यहां पर प्रॉब्लम हो गई, क्यूआर कोड क्यों बनाया गया? उसको स्कैन करे और वो पेमेंट कर ले, तो यहाँ 8,000 दिखना चाहिए। ठीक है जी, तो यहाँ बोला ठीक है जी, अगर उसने 2,000 पहले दे रखा है, एडवांस दे रखा है, वो डिस्काउंट कूपन लगा रहा है, तो 8,000 दिखे, 8,000 दिखे। अब यहां पर लेकिन शर्त यह है कि वो इनवॉइस में इसका क्रॉस रेफरेंस मेंशन कर देगा कि इसने 2,000 पहले एडवांस दे रखा था या इसने डिस्काउंट कूपन लगा रखा था। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हाँ जी, इसके बाद अगला पॉइंट सुनिएगा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन ये है, यहां पर पहले स्लाइड से दिखाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हाँ जी, मैंने आपको बोला कि जब डायनेमिक क्यूआर कोड की हम बात कर रहे हैं, या तो आप अपनी स्क्रीन पे दिखा दो या फिर आप इनवॉइस पे प्रिंट कर दो, या तो आप स्क्रीन पे दिखा दो या आप इनवॉइस पे प्रिंट कर दो, ये दोनों में से एक रिक्वायरमेंट है। राइट राइट राइट। अब ध्यान से सुनना, आपने अपनी स्क्रीन पे दिखाया लेकिन उसने बिना स्क्रीन को देखे हुए पेमेंट कर दी। इनवॉइस पे आपने प्रिंट नहीं किया, स्क्रीन पर दिखाया, उसने स्क्रीन पर दिखाया, उसने बिना स्क्रीन को देखे हुए पेमेंट कर दी। क्या आपने डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट किया? ये क्वेश्चन है थर्ड आपका। क्या आपने बिना उसको देखे हुए, उसने स्क्रीन पर दिखाया था लेकिन आपने उसने बिना उसको देखे पेमेंट कर दी? तो वो कहते हैं दो में से कोई एक काम, या तो इनवॉइस पर आप डायनेमिक क्यूआर कोड प्रिंट कर दो, रिक्वायरमेंट कंप्लीट। अगर नहीं करना चाहते तो इनवॉइस प्रिंट होने से पहले, इनवॉइस प्रिंट होने से पहले, जरा इनवॉइस प्रिंट होने से पहले सुनना भाई। जैसे ही आपने मान लो कपड़े परचेज करने गए, कपड़े सेलेक्ट किए, अब वो जो सेल्समैन है तो कहता है आओ जरा इनवॉइस कटवा ले। अब इनवॉइस कटा नहीं है, अब वो कंप्यूटर से पहले इनवॉइस काटेगा, तो अब इस समय इनवॉइस बनाते समय वो क्रॉस रेफरेंस दे दे कि आपने पेमेंट किस तरीके से करी है। मतलब अगर आपने पेमेंट मान लीजिए यूपीआई आईडी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग, पेटीएम, किसी से भी करी है, तो एक ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट हुई होगी, तो उस इनवॉइस पे ट्रांजैक्शन आईडी प्रिंट होने से पहले ट्रांजैक्शन आईडी, डेट, टाइम, अमाउंट ऑफ पेमेंट और मोड ऑफ पेमेंट, किस तरीके से आपने पेमेंट करी है, ये अगर वो मेंशन कर दे तो रिक्वायरमेंट कंप्लीट मानी जाएगी। लेकिन ये प्रिंट करने से पहले मेंशन करना होगा, प्रिंट करने के बाद नहीं। और अगर उसने मान लो कैश पे पेमेंट करी है, ये ऑनलाइन पेमेंट नहीं करी, तो कैश का क्रॉस रेफरेंस दे दे। तो कैश का क्रॉस रेफरेंस कैसे देगा? इसमें लिखेगा 10 के 5 नोट, 20 के 15 नोट, अरे ये नहीं लिखना, बस क्रॉस रेफरेंस दे दे कि ये कैश पेमेंट अमाउंट रिसीव हुआ है, इतना अमाउंट रिसीव हुआ, बस। उसमें कोई ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट नहीं हुई होगी। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन ये है, मान लीजिए उसने दिखाया ही नहीं। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, उसने डायनेमिक क्यूआर कोड दिखाया था, अब उसने डायनेमिक क्यूआर कोड दिखाया नहीं, लेकिन कस्टमर ने पेमेंट ऑनलाइन करी है, कस्टमर ने पेमेंट ऑनलाइन करी है। अब क्या, अब क्या, अब क्या? वो कहते हैं बस आप इनवॉइस पे क्रॉस रेफरेंस दे दो, ऑनलाइन पेमेंट का ट्रांजैक्शन आईडी, ये क्रॉस रेफरेंस ट्रांजैक्शन आईडी, डेट, टाइम, अमाउंट, तो हम ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट मान लेंगे, रिक्वायरमेंट कंप्लीट मान लेंगे। ठीक है जी। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया और क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ जी, अगर प्रीपेड इनवॉइस है, प्रीपेड इनवॉइस मतलब अभी प्रिंट नहीं हुआ इनवॉइस, तो इसके लिए डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट कब कंप्लीट मानी जाएगी? बस आप क्रॉस रेफरेंस दे दो उस पे, आप इनवॉइस पे क्रॉस रेफरेंस दे दो। अगर आप इनवॉइस पे प्रिंट नहीं करना चाहते डायनेमिक क्यूआर कोड, जो जिस तरीके से उसने पेमेंट करी है, चाहे कैश पेमेंट करी है, चाहे उसने ऑनलाइन पेमेंट करी है, आप उसका क्रॉस रेफरेंस दे दो कि इस तरीके से इसने पेमेंट करी, तो हम डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट कंप्लीट मानेंगे। छठा क्वेश्चन आपको मैंने करा ही दिया। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, जिन लोगों के पास यूआईएन होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर को हम जीएसटिन बोलते हैं, लेकिन जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, यूआईएन है, यूएन किन के पास होता है? जिनको अपनी परचेज पर जीएसटी का रिफंड लेना होता है, जैसे कि फॉरेन में से यूएसए की, चाइना की, इंग्लैंड की, यहाँ इंडिया में जो है, इन्होंने कुछ परचेज किया, इनको अपनी परचेज पे जीएसटी का रिफंड लेना, तो इनको ये पास यूएन होता है। क्या इन्हें अनरजिस्टर्ड पर्सन माना जाएगा? जी हाँ, ये अनरजिस्टर्ड पर्सन माना जाएगा। और अब B2C सप्लाई है, फिर अगर इनको हमने कोई माल बेचा तो B2C सप्लाई, क्या डायनेमिक क्यूआर कोड प्रिंट करना होगा? जी हाँ, डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट है। सेकंड, थर्ड क्वेश्चन हमारा हो गया। एक क्वेश्चन बच रहा है, ये वो क्या है जी? हाँ जी, अगर मान लीजिए यूएसए का सेलर है, इंडिया का एक इंटरमीडिएरी एजेंट अपॉइंट किया कि मेरा माल इंडिया में बिकवा दे। अब ये क्या कर रहा है, इंडिया में माल बिकवा रहा है, तो इसको जो ये सर्विस दे रहा है, इसके बदले में इसे फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, लेकिन इसकी सर्विस एक्सपोर्ट सर्विस नहीं मानी जाएगी। ऐसा आपने चैप्टर 5 प्लेस ऑफ सप्लाई के चैप्टर में पढ़ा था, सेक्शन 13(8) बोलता था प्लेस सप्लाई क्या लिया जाएगा, इस लोकेशन ऑफ सप्लायर, ये इंटरमीडिएरी का प्लेस, इंटरमीडिएरी इंडिया का है, तो एलओएस भी इंडिया है, प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर भी इंडिया, और प्लेस सप्लाई भी क्या हो गया, इंडिया हो गया। तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं है, प्लेस सप्लाई आउटसाइड इंडिया होना चाहिए एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए, तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं है। ठीक है जी। अब सवाल ये है, इसने जो सर्विस दी है, जिसके पास फॉरेन एक्सचेंज आ रहा होगा आरबीआई के अप्रूव्ड रूट से, तो क्या ये जो सेल कर रहा है, ये जो सर्विस दे रहा है, ये B2C सप्लाई है? जी हाँ, क्योंकि यूएसए वाला बंदा इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये बिजनेसमैन इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो ये B2C सप्लाई है। क्या इसे डायनेमिक क्यूआर कोड प्रिंट करना है? जवाब है नहीं, नहीं करना। ठीक है, यहां हमारा
ये डायनेमिक क्यूआर कोड वाला भी कंप्लीट हुआ। चलिए आगे। हाँ जी, अब इसके बाद मेन बैच वाले बच्चे आ जाइए 9.33 पर। मेन बैच आ जाइए फटाफट से 9.33, रूल 54 करेंगे। और फास्ट बैच वाले तो 9.16 पर। फास्ट बैच 9.16, मेन बैच 9.33 और फास्ट बैच ये जो फास्ट बैच है ये आपका 9.16 पर। 9.16 पर। ओके जी। हाँ जी, रूल 54 के लिए आपको बताने जा रहा हूं आईएसडी का कंसेप्ट क्या था जी, फटाफट से देखेंगे एक बार। ये क्या था, ये था हमने चार्ट किया था और बना भी रखा आपने ये वाला। हेलो, ये क्या था? हाँ जी, ध्यान दीजिए, एक हेड ऑफिस है, इसके 3 ब्रांचेस हैं और इन 3 ब्रांचेस का ऑडिट हुआ, लेकिन इनवॉइस इनके पास आना चाहिए था, लेकिन इनवॉइस किसके नाम से आ गया? हेड ऑफिस के नाम से। इन ब्रांचेस ने तो ऑफिस को बोला, हेड ऑफिस बोला अरे बड़ा हेड ऑफिस बना फिरता है, इनवॉइस अपने नाम से ले लिया, क्रेडिट हम लेते, तू अपने पास लेके बैठ गया, तेरे को तो कोई जीएसटी नहीं देना, पागल सा। तो हेड ऑफिस ने कहा अरे रुको, परेशान मत हो, जुगाड़ निकालता हूं। तो इस हेड ऑफिस ने बोला मैं आईएसडी वाला रजिस्ट्रेशन ले लेता हूं, तो तब मैं आपको ये वाला क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊंगा आईएसडी इनवॉइस इशू कर। ठीक है जी, तो ऐसे कर लेगा। दूसरा, ये जो ब्रांच 2 है, मान लीजिए इसने गलती से कोई कॉमन सर्विस का इनवॉइस अपने नाम से ले लिया, मिस्टर ए ने इसको ये सामान दिया था, तो ब्रांच 2 ने ये इस अपने नाम से ले लिया। तो अब क्या करे ये ए अब यहाँ पे हेड ऑफिस बोल रहा है अरे पागल सी ब्रांच 2, तूने अपने नाम से ले लिया। बोले तू परेशान मत हो, मैं इसका इनवॉइस इशू कर तेरे को कॉमन क्रेडिट ट्रांसफर कर देती हूँ, फिर तो आगे डिस्ट्रीब्यूट कर लियो। ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं ये हम चैप्टर 8 में समझेंगे। इस जीएसटी को प्रीवियस ईयर के टर्नओवर के रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या क्वार्टर के रेशियो में हम टर्नओवर के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम चैप्टर 8 में सीखेंगे। ठीक है जी, बस यही बात है जी। अब यहाँ पर इनवॉइस क्या इशू होगा, इनवॉइस का कंटेंट क्या होगा, पहले हम बात करते हैं इधर वाली। अगर हेड ऑफिस ने आईएसडी वाला इनवॉइस इशू किया, इस आईएसडी इनवॉइस में अपना नाम पता जीएसटी लिखेगा, फिर जिसको बांट रहा है ब्रांच 1 ब्रांच 2 ब्रांच 3, इनका रिसिपेंट का नाम पता जीएसटी लिखेगा, और इसके अलावा वो क्या मेंशन करेगा, कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया और इनवॉइस का नंबर। मान लीजिए इसको इसने 2000 डिस्ट्रीब्यूट किया टर्नओवर के बेस पे, इसको 3000 डिस्ट्रीब्यूट किया, इसको 5000 डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ये अमाउंट मेंशन करेगा। अच्छा, जो दूसरा यहां पर ये ए ने जो इनवॉइस इसको इशू किया था, ब्रांच 2 ये ट्रांसफर करे, तो ब्रांच 2 जो इनवॉइस इशू करेगी इसमें अपना नाम लिखेगी, अपना नाम एड्रेस जीएसटी, हेड ऑफिस का नाम पता जीएसटी, और ये ए का भी रेफरेंस इसको इनवॉइस में देना पड़ेगा कि किससे मैंने सर्विस ली थी, और यही वैल्यू जितने की इसने सर्विस ली थी यही वैल्यू इस इनवॉइस में मेंशन करेगा, और ये जीएसटी। ठीक है जी, ये इस रूल 54 में थी बात। इस रूल 54 में ये पहले पार्ट में ये बात थी, जो हेड ऑफिस इशू कर रहा था, हेड ऑफिस अपना नाम पता जीएसटी, सीरियल नंबर, डेट, फिर जो रिसिपेंट को बांटा उनका ब्रांच 1 2 3 का, और उसके बाद कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया। अब जो ब्रांच 2 ने ये कॉमन क्रेडिट ट्रांसफर किया था, फिर हमने ये वाली बात करी थी, तो इसे अब नहीं देख रहे दोबारा। हाँ जी, इसके बाद हमने बात करी थी, अच्छा सुनिएगा, क्या कुछ ऐसे सर्विस प्रोवाइडर हैं जिनके लिए हम कह रहे हैं तुम वैसे तो रूल 46 में जो ए टू एस पॉइंट पड़े थे वो सारे लिखने हैं, लेकिन उसमें से कुछ ऑप्शनल कर देते हैं तुम्हारे लिए, जैसे इंश्योरेंस, बैंक, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी। मान लीजिए अपने लेटर हेड पे इनवॉइस बनाकर दे रहे हैं, तो उस पे सीरियल नंबर नहीं डाले, रिसिपेंट का एड्रेस नहीं डाले, चलेगा, लेकिन बाकी रूल 46 वाले कंटेंट होने चाहिए। एक और बात वो क्या कि ये अगर इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस इशू कर रहे हैं तो उस पर साइन या डिजिटल सिग्नेचर नहीं है तो कोई बात नहीं। एक ये मंथली इनवॉइस वाला, ये बाद में बताता हूं, उससे पहले नेक्स्ट जीटीए, जो रूल 46 के ए टू एस पॉइंट थे उनके अलावा ये चीजें और होनी चाहिए। ग्रोथ वेट, कंसाइनर का नाम, कंसाइनी का नाम, ट्रक का नंबर, गुड्स ट्रांसपोर्टेड कहां से चला कहां पहुंचेगा, जिसके पर इसमें रिवर्स चार्ज में जीएसटी किसको बनता है ट्रांसपोर्ट में, ये डिटेल और होनी चाहिए। फिर जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस वाले हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं इंडियन रेलवे, इसको जो टिकट इशू करते हैं उसी को इनवॉइस मान लिया जाएगा, और दूसरा टिकट के ऊपर में सीरियल नंबर और रिसीपेंट का एड्रेस नहीं है चलेगा, लेकिन बाकी रूल 46 वाला कंटेंट होना चाहिए। और साइन, अगर इलेक्ट्रॉनिक टिकट है तो वहां पर साइन की जरूरत नहीं है, साइन या डिटेल्स की जरूरत नहीं है। ऐसे ही जो मल्टीप्लेक्स स्क्रीन हैं उनके लिए मूवी के टिकट को ही इनवॉइस मान लिया जाएगा, और अगेन यहाँ पर मूवी के टिकट को इनवॉइस मान लिया जाएगा। दूसरा ऑप्शनल क्या है जी, रिसीपेंट की डिटेल अगर उस टिकट पे नहीं है चलेगा, लेकिन बाकी रूल 46 वाला कंटेंट होना चाहिए। ये 32 ये कहता है कि अनरजिस्टर्ड बंदा जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता, ये मैं बता ही चुका आपको जब रिवाइज इनवॉइस का कंसेप्ट बता रहा था। रजिस्टर्ड बंदा जीएसटी चार्ज कर सकता है, लेकिन कंपोजिशन वाला रजिस्टर्ड वाला जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता। 33 कहता है इनवॉइस में टैक्स सेपरेटली शो होना चाहिए। ठीक है जी, यहां हमारा अच्छा ये वाला पॉइंट एक बीच में रह गया था, ये क्या है, इसके लिए सुन लीजिए, ये क्या है, बैंक को, इंश्योरेंस कंपनी को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इन्होंने बोला तुम महीने का
एक बंदे को अगर आपने महीने में कई बार सर्विसेज दिया है, उन सभी बिलों के बदले में एक बिल बना सकते हो। अब ये क्या है जी, इसको बिल दिए जा रहा है। ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा क्यों हुआ था? सितंबर 2017 में जीएसटीएन पोर्टल क्रैश हो गया था। हुआ क्या था, एक बैंक ने 5 लाख बिल बना के दे रखे थे एक को, और ये इसने जैसे ही जीएसटी पोर्टल पर अपलोड किए, और बाकी सब लोग भी ये जीएसटी और वन में बिल वाइज डिटेल देनी होती है ना, इसने अपलोडिंग पे लगाए। हुआ क्या, बाकी इंडिया में भी सब जीएसटी वन फाइल कर रहे थे, वो लोड सहन नहीं कर पाए और क्रैश हो गया। तो उन्होंने इन्होंने अमेंडमेंट करी और लिखा, अरे सुनो, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, तुम ड्यूरिंग द मंथ जितने भी इनवॉइस इशू होंगे उसके बदले में एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू करना और वही अपलोड करना। लेकिन बाद में इन्होंने अपना इन्फोसिस को डांट लगाई गवर्नमेंट ने और अपडेट करा लिया सॉफ्टवेयर को। अब उन्होंने बोल दिया चाहो तो कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू अपलोड कर लो, चाहो तो आप सिंगल इनवॉइस भी इशू कर लो। अब इन्होंने पहले यहाँ शेल लिखा था, अब इन्होंने मे लिख दिया कि जितने भी आपने इनवॉइसेस मंथ में इशू किए हैं उसके बदले में आप चाहें तो एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू कर सकते हैं। ओके, फिर इसके बाद लास्ट सेक्शन 34। हाँ जी, इसके लिए फास्ट बैच वाले 9.18 पे आ जाइए, और जो मेन बैच वाले हैं वो कहां पर आ जाएं, पेज नंबर 9.36 पर। 9.36 जल्दी से, 9.36 मेन बैच, मेन बैच 9.36, मेन बैच 9.36 और फास्ट बैच 9.18 पर। अच्छा, सेक्शन 34 ये क्रेडिट नोट डेबिट नोट की बात करें। ध्यान दें, जीएसटी में सिर्फ सप्लायर ही क्रेडिट नोट डेबिट नोट इशू करेगा, और ये 3 परिस्थितियों में इशू हो सकता है। पहला, अगर आपने वैल्यू 20,000 चार्ज करनी थी, वैल्यू आपने चार्ज करनी थी 18, चार्ज कर ली 20, तो 2,000 के लिए आप क्रेडिट नोट इशू करेंगे। वैल्यू जीएसटी चार्ज करना था 12, चार्ज कर लिया 18, तो 6% के लिए आप क्रेडिट नोट इशू करेंगे। तो ये पहली, वैल्यू या टैक्स ज्यादा चार्ज कर लिया तो आप इसके लिए क्रेडिट नोट इशू करेंगे। नंबर 2, सेल रिटर्न हो गई तो क्रेडिट नोट इशू करेंगे। नंबर 3, गुड्स या सर्विस आपको डेफिशिएंट मतलब कम मिली है, जितनी आनी थी उससे कम आई है, तो आप उस केस में आप क्रेडिट नोट इशू करेंगे। अब क्रेडिट नोट आप एक इनवॉइस के बदले में एक क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं, 3-4 इनवॉइसेस के बदले में एक क्रेडिट नोट भी इशू कर सकते हैं, मल्टीपल इनवॉइसेस के बदले में एक क्रेडिट या डेबिट नोट भी इशू कर सकते हैं। अच्छा, इस क्रेडिट नोट का फायदा क्या होगा? अब जो इस क्रेडिट नोट में आपने जीएसटी चार्ज किया होगा, आप जिस महीने में क्रेडिट नोट इशू किया उस महीने के जीएसटी में से लेस कर लो, एडजस्ट कर लो, इसे बोलते हैं जीएसटी एडजस्ट कर लो। लेकिन ये आप कब तक एडजस्ट कर सकते हैं? अगले साल की 30 नवंबर, ये अमेंडमेंट हुई है। ये पहले यहां सितंबर मंथ लिखा होता था, अब यहां पर लिख दिया अगले साल की 30 नवंबर, अगले साल की 30 नवंबर। और एनुअल रिटर्न जिस दिन फाइल करी, एनुअल रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं 31 दिसंबर तक। तो एनुअल रिटर्न जिस दिन फाइल करी, इन दोनों में से जो अर्लियर है, मानते हैं आपने दिसंबर में ही एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे, ठीक है। तो यहां पर लिखा है जिस 30 नवंबर, अगले साल की 30 नवंबर। हाँ जी, मैं अब इसके लिए जरा ध्यान से सुनिए, मैं कुछ ऐसी इंटरप्रिटेशन निकाल रहा हूं। अक्टूबर महीने की आपकी रिटर्न 20 नवंबर तक जाती है, अगर मंथली जाती है तो आपका क्रेडिट नोट, अगर आप 20 नवंबर तक रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उससे पहले इश्यू हो जाना चाहिए और इस रिटर्न में 20 नवंबर तक दिख जाना चाहिए। तो फिर 30 नवंबर का क्या रेलेवेंस है? अगर आप अक्टूबर महीने वाले रिटर्न लेट फाइल करते हैं तो 30 नवंबर से पहले क्रेडिट नोट इश्यू हो जाना चाहिए और 30 नवंबर तक इस रिटर्न में दिख जाना चाहिए। अगर आप अक्टूबर महीने वाले रिटर्न 30 नवंबर के बाद फाइल करते हैं, दिसंबर में फाइल करते हैं, 30 नवंबर तक फाइल करी तो आपने रिटर्न में शो कर सकते हो, जीएसटी लायबिलिटी एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर 30 महीने के बाद दिसंबर में फाइल करी, फिर आप अपनी रिटर्न की लायबिलिटी जो क्रेडिट नोट में जीएसटी दे रखा उसका एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। क्या कहना चाहता हूं, इस एग्जांपल समझिए। ये एग्जांपल देखिए, 1 जुलाई 2022 को आपने सेल करी और सेल रिटर्न हो रही है 20 अक्टूबर 2023 को। हाँ जी, ये कौन से ईयर की सेल है? 22-23 की, 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23। तो 30 नवंबर 23 तक, 30 नवंबर 23 तक सेल रिटर्न हो जानी चाहिए। रिटर्न ही नहीं, क्रेडिट नोट भी इशू हो जाना चाहिए, प्लस रिटर्न में भी शो हो जाना चाहिए 30 नवंबर तक। तो 30 नवंबर से पहले सेल रिटर्न हुई है और इस दिन 20 दिसंबर 23 को ही क्रेडिट नोट इशू हो गया होगा। जब अक्टूबर की रिटर्न फाइल करेंगे 20 नवंबर 23 तक, तो 30 नवंबर से पहले ही 20 नवंबर 23 तक जब हम रिटर्न फाइल करेंगे उसमें दिख भी जाएगा, तो ये जीएसटी लायबिलिटी एडजस्ट हो सकती है। लेकिन ध्यान रहे, बायर से क्रेडिट रिवर्स करा देना, क्योंकि बायर को पहले आपने पूरा बिल बनाकर दिया होगा, उसने पूरा क्रेडिट ले रखा होगा। अब आप क्रेडिट नोट में जो जीएसटी लेगा बायर से उतना क्रेडिट रिवर्स करा देना, ठीक है। तो आप अपनी सेलर अपनी जीएसटी लायबिलिटी एडजस्ट कर सकता है। लेकिन दूसरा केस, अगर आपने 1 जुलाई 22 को सेल करी थी, 20 दिसंबर 23 को आपकी सेल रिटर्न हुई, 30 नवंबर के बाद हुई, आप अगले साल की 30 नवंबर तक ही एडजस्टमेंट कर सकते थे, अदरवाइज नहीं। तो आपकी तो 30 नवंबर के बाद सेल रिटर्न हो रही है। हाँ जी, 30 नवंबर के बाद सेल रिटर्न हो रही है।
अब ये क्रेडिट नोट इश्यू कब हुआ होगा? 20 दिसंबर को, 20 दिसंबर को। तो 30 नवंबर तक की रिटर्न में नहीं जा सकता, तो ये इसमें आप जीएसटी लायबिलिटी एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। ये 30 नवंबर की रिटर्न जो गई हैं उनमें ये क्रेडिट नोट नहीं जा सकता। अगले साल की 30 नवंबर तक जो रिटर्न गई है उसमें नहीं जा सकता, तो अब इसकी ये लायबिलिटी आप जीएसटी लायबिलिटी एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। अच्छा जी, ये जो सेल रिटर्न है आप इसका क्या करेंगे? डिस्ट्रॉय करेंगे। मान लीजिए एग्जांपल, मैं स्लाइड से दिखाता हूं आपको। हाँ जी, ये मैं कह रहा हूं कि हमने सिप्ला ने बायर को सामान बेचा 100 रुपए 15 रुपए का, ठीक है जी। बायर ने वापस किया, यहां जीएसटी में बायर के क्रेडिट डेबिट नोट से कोई मतलब नहीं है। जीएसटी में सेलर ही, ध्यान दीजिए, सेलर ही ओनली क्रेडिट डेबिट नोट इशू करेगा, बायर का कोई मतलब नहीं है। वो फाइनेंशियली इशू करता रहे, हमें उससे मतलब नहीं है। अब यहां पर सेलर क्या इशू करेगा? इसको सेलर इशू करेगा क्रेडिट नोट। ये सेल रिटर्न हो गई थी, अब इसका इसने इशू कर दिया क्रेडिट नोट। तो अब सिप्ला इसकी एडजस्टमेंट कर सकती है, अगले साल की 30 नवंबर तक जो रिटर्न फाइल करेगी उसमें इसकी एडजस्टमेंट कर सकती है। तो वैसे कब करनी है? जिस महीने में क्रेडिट नोट इशू किया उस महीने की जीएसटी लायबिलिटी से लेस कर ले, लेकिन मैक्सिमम कब तक कर सकती है? अगले साल की 30 नवंबर तक। ये मेडिसिन क्यों वापस आई है? इसकी डेट एक्सपायर हो गई थी, टाइम एक्सपायरी गुड्स है, इसलिए वापस आई है। अब सिप्ला इसको डिस्ट्रॉय करती है, तो अगर सिप्ला इसको डिस्ट्रॉय करती है तो इसका क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। ये सेक्शन 175H में लिखा हुआ, क्योंकि अब आपको इस पे जीएसटी देना नहीं, डिस्ट्रॉय कर दी। तो जो आपने इससे रिलेटेड, इस मेडिसिन से रिलेटेड अगर कोई परचेज पे क्रेडिट ले रखा है वो रिवर्स करो। इसको बनाने के लिए कोई परचेज करे उस पे तुमने क्रेडिट ले रखा है तो वो रिवर्स करो। तो ये रिवर्स करना होगा, ये 175H में दे रखा है, 175H में दे रखा है, ठीक है। तो इसके नीचे यहां पर एक नोट था, ये इसके नीचे एक नोट था, 75H में क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा अगर आपने डिस्ट्रॉय कर दिया तो। सर हमें ये बड़ा दर्द हो रहा है, ये जो सेकंड केस में हम अपनी जीएसटी लायबिलिटी एडजस्ट नहीं कर पाए, इसका हमें बड़ा दुख है। दुख है, मैं इसको ठीक कर दूं जी। इसका एक तरीका है ठीक करने का, ये है वो तरीका। क्या? ये मैं स्लाइड से दिखाता हूं। हाँ जी, हम ये कह रहे हैं, सुनो भाई, जब तुमने सिप्ला ने बेचा, जब सिप्ला ने बेचा तब ये वाला बिल बनाया, बायर अब इसको वापस करना चाहता तो इसको सेल रिटर्न ना माने, अपनी सेल माने, रिटर्न हटा के सिर्फ सेल माने। तो सेल माने तो सेल बिल बना दे, सेल माने तो सेल बिल बना दे। अब ये सेल बिल बनाया तो सिप्ला की परचेज होगी, अब ये परचेज मान के इसका क्रेडिट ले लेगा। तो वो जो टाइम लिमिट थी अगले साल की 30 नवंबर, वो कहानी खत्म हो गई। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? जी, ये प्रैक्टिकल इंडस्ट्री में हो भी रहा है और सीबीएसई के सर्कुलर ने भी अलाउड कर दिया है। तो आप इसको सेल रिटर्न ना मानो, सेल मानो, और सेल में जीएसटी चार्ज करोगे, बायर इसे अपनी फ्रेश परचेज मानते हो क्रेडिट ले लेगा। अब अगर सिप्ला इसको डिस्ट्रॉय करता है तो क्रेडिट कौन सा रिवर्स करना है? जो इस वाली मेडिसिन को शुरू में जो बेची थी इसके लिए जो परचेज पे क्रेडिट लगा था वो नहीं, ये फ्रेश परचेज को माना जाएगा, डिस्ट्रॉय किया, इसका क्रेडिट रिवर्स करना, इसका क्रेडिट आपको रिवर्स करना, ये 15 रुपए क्रेडिट रिवर्स करना, यही लिया था आपने, यही रिवर्स करना है। अच्छा, अगर रिटर्न करने वाला बंदा कंपटीशन टैक्स पेयर है, कंपटीशन टैक्स पेयर है तो टैक्स इनवॉइस करेगा, बिल ऑफ सप्लाई बनाएगा, इसमें जीएसटी चार्ज करना नहीं, इसको क्रेडिट मिलना नहीं। ऐसे अगर सेल रिटर्न करने वाला बंदा अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो एक कमर्शियल इनवॉइस बनाएगा, अनरजिस्टर्ड बंदा जीएसटी चार्ज कर नहीं सकता, तो यहां पर बायर को क्रेडिट का सवाल नहीं उठता है, ठीक है जी। ये हमने पॉइंट किया था फिर यहां पर, ओके जी। तो ये वाली बातें हो गई हमारी, ये वाला पॉइंट, ये 3 पॉइंट ये हो गए हमारे। अब इसके बाद में एक ये सर्कुलर था, इसको मैंने बोला था क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है 62 वहां से कर लेना, और मैंने आपको ये ऐसा कुछ दिखाया था, क्या जरा देखेंगे, मैंने ये दिखाया था 3 केसेस है। हाँ जी, एडवांस पर मेरे पास जीएसटी, एडवांस पर मेरे पास पैसा आया, मैंने जीएसटी जमा करा दिया, बाद में ये सर्विस मैंने दी नहीं, बाद में सर्विस दी नहीं। तो अभी मैंने बोला था एडवांस पर रिसिप्ट वाउचर इश्यू होता है, मैंने बाद में सर्विस दी नहीं है, बाद में सर्विस कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, तो अब क्या करें? हाँ जी, अब क्या करें? रिफंड वाउचर इशू करो। अगर अभी इनवॉइस इशू नहीं हुआ तो आप रिफंड वाउचर इशू करो। आप क्या इशू करें? रिफंड वाउचर। तो मेरी जेब से जो जीएसटी गया उसका क्या होगा? उसका आपको रिफंड मिल जाएगा आरएफडी 01 एप्लीकेशन लगाकर, ठीक है जी। तो ये मेरे वाला एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट, हाँ जी, इसी केस में थोड़ा सा डिफरेंस मैं ये कर रहा हूं, एडवांस पे अगर मैंने इनवॉइस इशू कर दिया हो, यहां अभी तो मैंने क्या बोला था, एडवांस पर हमने रिसिप्ट वाउचर इशू किया, अगर मैं यहां पर वर्ड इनवॉइस ले लूं तो तब ये रिफंड वाउचर इशू नहीं हो सकता, तब क्रेडिट नोट इशू करना होगा। तो अगला ये चार्ट बिल्कुल सेम है, यहां पर बस फर्क ये है कि यहां पर मैंने एडवांस पर इनवॉइस इशू कर दिया था, एडवांस पर इनवॉइस इशू कर दिया था। तो अब यहां पर रिफंड वाउचर इशू नहीं हो सकता, यहां पर क्रेडिट नोट इशू होगा, और क्रेडिट नोट जिस महीने में इशू किया उस महीने की जीएसटी लायबिलिटी में एडजस्ट कर लो, जीएसटी लायबिलिटी में एडजस्ट कर लो, और इसके लिए कोई सेपरेट रिफंड क्लेम लगाने की जरूरत नहीं है। सर हमारे फ्यूचर में कोई जीएसटी लायबिलिटी होगी नहीं, नील की रिटर्न जानी है, फिर आप इसका रिफंड ले सकते हैं, फिर आप इसका रिफंड ले सकते हैं, फिर इसका आप रिफंड ले सकते हैं। और तीसरा केस इसमें वो जो सर्कुलर में दे रखा है वो सेल रिटर्न का ही है,
सेल रिटर्न का दोबारा दिखाने की जरूरत है नहीं, सेल रिटर्न में आप क्रेडिट नोट बनाते हैं और फिर उसे आप अपने जीएसटी लायबिलिटी में से एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये आपका ये वाला पॉइंट भी हो गया। ये हाँ, हमारा ये चैप्टर खत्म होता है जी। चलिए आगे।